नई पहचान। पुलिस स्टेशन के अंदर शौर्य को पुलिस वालों द्वारा लाया गया था। शौर्य ने जब इस अजीब से शहर के अंदर प्रवेश किया था तब यहाँ के सुरक्षा सिस्टम ने शौर्य को अनऑथराइज्ड पर्सन करार कर दिया था, जिसके चलते शौर्य को पुलिस स्टेशन आना पड़ा था। पर जब पुलिस वालों ने शौर्य की फ़ोटो को सिस्टम में चेक किया तो जो जानकारी सामने आई वो पुलिस वालों को हैरान कर देने वाली थी। उनके सामने बैठा ये लड़का शहर के एक कुलीन परिवार का वारिस था। यही जानकारी मायरा भी अपने सामने बनी पारदर्शी स्क्रीन पर देख रही थी। नाम शौर्य जुनेजा। उम्र 18 साल। जन्म तिथि 24 जुलाई 2345। पहचान जुनेजा ग्रुप्स का इकलौता वारिस। कल्टिवेशन कॉफॉर्मेशन स्टूडेंट ऑफ सेना पिंडरी। सेक्ट शामक सेक्ट। इस जानकारी को अपने सामने देखकर वह अधिकारी तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने शौर्य के सामने आकर लगभग झुकते हुए कहा, मास्टर शौर्य, आपने हमें अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई? आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को ऐसे माफ़ी मांगता देख और खुद का ऐसे नाम लेता देखकर शौर्य और भी हैरान हो गया। उसने एकदम से हैरान होकर खुद की ओर उंगली करके पूछा, क्या आप मेरे बारे में पहले से जानते हैं? इस सवाल पर उस अधिकारी ने अपने हाथ की टैबलेट शौर्य को दिखाते हुए कहा, आप क्या बात कर रहे हैं मास्टर शौर्य? हर कोई आपके बारे में जानता है। शौर्य ने जब अपने हाथ में उस टैबलेट को लिया और उसकी जानकारी खुद पढ़ी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसने बगल में बैठे शेरा को दिखाया और बोला, अबे ये क्या लिखा है, तू इसे पढ़ सकता है क्या? मैं बस इस पर अपनी तस्वीर देख सकता हूँ, पर मुझे कुछ भी पढ़ने नहीं आ रहा। ये सुनकर शेरा ने भी स्क्रीन पर दिख रही अजीब सी लिपि को देखा और थोड़ा सिकुड़ते हुए बोला, भाई अपन ने भी इसे कभी नहीं देखा कसम से। ये एकदम दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ चींटियों ने टैप डांस किया हो। शौर्य को ऐसे अपने कुत्ते के सामने टैबलेट को दिखाते हुए देखकर उस अधिकारी को काफ़ी अजीब लगा, पर उसने उन दोनों के बीच की बातों को बिल्कुल नहीं सुना था। इधर शौर्य के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। पहली बात तो ये थी कि उसकी पहचान इनकी सिस्टम में पहले से मौजूद है। दूसरी बात, इस सिस्टम की भाषा उसके समझ से बाहर की थी। ऐसे में शौर्य को क्या करे और क्या ना करे ये समझ में नहीं आ रहा था। शौर्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उस अधिकारी को देखा और पूरी तरह मासूम बनकर कहा, मान्यवर, क्या आप मुझे ये जानकारी पढ़कर सुनाएंगे? मैं इस लिपि को पढ़ने का ज्ञान नहीं रखता, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। शौर्य को ऐसे बात करते देखकर उस अधिकारी को कुछ डाउट होने लगा, पर उसने आगे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और टैबलेट को हाथ में पकड़कर जानकारी पढ़कर सुनाई। जब शौर्य ने सब कुछ सुन लिया तो उसने एक और बार शेरा को देखा और फिर हैरानी से कहा, तो मेरा परिवार भी है। मैं इस परिवार का इकलौता वारिस हूँ, कृपया मेरे परिवार को मेरे यहाँ होने की बात बता दीजिए। उसके बाद शौर्य ने सिर में दर्द होने का नाटक किया और कहा, मैं कुछ दिनों से पड़ोस के जंगल में भटक रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपने बारे में कुछ याद करने की कोशिश करता हूं तो मेरे सिर में दर्द उठता है। ऑफिसर, मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी का कुछ हिस्सा गायब हो गया है। शौर्य की ये एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि ऑफिसर को शौर्य पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। पर तभी एक खूबसूरत महिला पुलिसकर्मी ऑफिस के अंदर आए और उसने शौर्य को एक नज़र ऊपर से देखते हुए कहा, चीफ, मुझे लगता है कि ये मास्टर शौर्य नहीं है। ये उनका कोई हमशक्ल हो सकता है, क्योंकि शहर की बायोमेट्रिक सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकती। उस लड़की की बात सुनकर शौर्य का मन तो कर रहा था कि वो उठकर उस लड़की के कान के नीचे 2 झापड़ जड़ से। शौर्य का मुंह बन गया, पर तभी चीफ ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मानविका, तुम सही कहती हो, पर क्या हो कि हमारी सिस्टम ने कभी मास्टर शौर्य को रजिस्टर ही ना किया हो, क्योंकि मास्टर शौर्य कभी हमारी क्रूइज सिटी में इससे पहले आई ही नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने एक स्टाफ को बुलाया और उसे शौर्य की आइरिस और रेटिना स्कैन करने के लिए कहा। उसके साथ ही शौर्य के डीएनए का सैंपल और फिंगरप्रिंट भी लिए। ये प्रक्रिया पूर्ण होते ही शौर्य ने पूरी सिस्टम के अंदर मौजूद असली शौर्य की जानकारी को ओवरराइड कर दिया। इस बात को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, पर शौर्य को इससे क्या, उसे तो बस अपने घर वापस जाना था। चीफ ने उसके बाद अपने एक आदमी को कहकर ये जानकारी जुनेजा परिवार के पास पहुंचाने के लिए कह दिया। इधर शौर्य इस नई लिपि को सीखने का कोई तरीका सोच रहा था। अगर उसकी सिस्टम इस वक्त जाग रही होती तो उसने अब तक शौर्य को इस भाषा को आसानी से सिखा दिया होता, पर कमबख्त सिस्टम थी कि जागने का नाम नहीं ले रही थी। इधर मायरा हल्की मुस्कान के साथ स्क्रीन को देखकर बोल रही थी, टिमन और पूंबा के बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पीक लॉर्ड को उल्लू बनाने की? कोई बात नहीं, जुनेजा परिवार हो या कोई और, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर मायरा ने उस स्क्रीन को बंद कर दिया और आंखें बंद करके हाथ में वाइन का ग्लास पकड़कर बैठ गई। इधर जब जुनेजा परिवार में शौर्य के मिलने की खबर मिली तो उसके पिता के चेहरे पर खुशी की बजाय गुस्सा अधिक तीव्रता से दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने फ़ोन को रखा जो एक पारदर्शी यंत्र था और अपने सेक्रेटरी को आवाज़ देकर बोले, जल्द किसी को क्रूइज सिटी भेजो, वो नालायक वहाँ जाकर बैठा है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी पर यह औलाद मेरे पल्ले पड़ी थी। अगर ये सुकेत के 1% भी होता तो मैं बेहद खुश होता।
ऐसा कहकर गुस्से से मिस्टर जुनेजा नीचे बैठ गए। सेक्रेटरी हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से निकल गया। बाहर आकर उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन मिलाया और कहा, मास्टर, वो शौर्य अभी भी जीवित है। इस वक्त वह क्रायल्स सिटी के पुलिस स्टेशन में बैठा है। तभी दूसरी ओर से एक गुस्से भरी आवाज़ आई, वो बास्टर्ड अभी तक कैसे नहीं मरा? मैंने 2 करोड़ बर्बाद किए हैं इसके लिए। एक काम करो बंटू, और उसके लड़कों को हमारे बॉडीगार्ड्स के कपड़े पहनाकर उसे लेने के लिए भेज दो, और बाद में रास्ते में उसका करेक्ट कार्यक्रम कर दो। इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, समझे? इतना कहकर दूसरी ओर से फ़ोन कट गया। सेक्रेटरी ने अगल बगल देखा और फिर एक बार फ़ोन लगा दिया। बंटू भाई, वो शौर्य जिंदा है। मुझे खबर मिली है कि वो क्रूइज सिटी के पुलिस स्टेशन में बैठा है। एक काम करो, वहाँ हमारे बॉडीगार्ड्स का भेस बनाकर जाओ और उसे रास्ते में ख़त्म कर दो। अगर तुमने इस बार ये काम सही तरीके से किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि मास्टर तुमसे 2 करोड़ वापस नहीं मांगेंगे। ये सुनकर दूसरी ओर से चिड़ी हुई आवाज़ आई, ये कीड़ा मरता क्यों नहीं? मैंने कई बार उसे मारने की कोशिश की है, अंत में सफल हो गया तो भी वो जीवित है, पर इस बार मैं उसके शरीर के इतने टुकड़े कर दूंगा कि ये दोबारा जीवित नहीं हो पाएगा। ऐसा कहने के बाद फ़ोन रख दिया गया। दूसरी ओर शौर्य और शेरा इस बात से अनजान आराम से बैठे थे। अपनी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाते हुए शौर्य ने वहां मौजूद एक ऑफिसर को अपने पास बुलाया और उससे बोला, भाई ये कलितवटर क्या चीज़ होती है? क्या मेरी याददाश्त जाने से पहले मैं भी अच्छा कलितवटर था क्या? शौर्य के सवाल पर उस ऑफिसर ने गहरी सांस ली और बोला, मास्टर शौर्य, लगता है आपकी मेमोरी पर काफ़ी गहरा असर हुआ है। चिंता ना करें, मैं आपको सारी बात अच्छे से समझाता हूँ। कल्टिवेटर उन्हें कहते हैं जो वातावरण के खास तरह की ईथर ऊर्जा को अपने शरीर में सोख सकते हैं और फिर उसके उपयोग से अपने शरीर में ऊर्जा केंद्र की रचना करते हैं। उसके बाद उस ऊर्जा केंद्र को हर स्तर के अनुसार एक शेप देते जाते हैं और वो धीरे धीरे उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है, जैसे कि आप खुद एक को-फॉर्मेशन योद्धा थे। ये सुनकर शौर्य ने सवालिया नज़रों से ऑफिसर को देखा और वह ऑफिसर समझ गया। उसने फिर एक बार समझाते हुए कहा, मास्टर शौर्य, कलिट्वेशन के कुल 7 स्तर होते हैं। ईद गैदरिंग ये पहला और बेसिक स्तर होता है। इस स्तर में एक आम इंसान एटमॉस्फेयर से ईद को अपनी बॉडी में सोख कर अपने शरीर को मजबूत करता है। जब शरीर उचित स्तर तक मजबूत हो जाता है तो अगला स्तर शुरू होता है। फाउंडेशन बिल्डिंग के स्तर में एक कल्टीवेटर अपने शरीर में ऊर्जा केंद्र का निर्माण करता है और ईद उसमें कलेक्ट करता है। जब फाउंडेशन बिल्डिंग का स्तर पूरा हो जाता है तो अगला स्तर होता है को-फॉर्मेशन, जो आपका याददाश्त जाने से पहले का स्तर था। को-फॉर्मेशन में एक कलितवटर उस ऊर्जा केंद्र को लिक्विड स्टेट से सॉलिड में बदल देता है। उसके बाद आता है नासेंट सोल स्टेज। यहाँ बनाया हुआ कोर एक नई आत्मा यानी सोल में बदल जाता है। ये सोल असली आत्मा की तरह होती है। इस स्तर का साधक अपने शरीर से इस सोल को अलग कर सकता है और किसी भी अन्य सोलस बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद होता है वॉइड फॉर्मेशन स्तर। यहाँ वह कल्टीवेटर सीधा स्पेस को मैनिपुलेट करने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसके आगे होता है सेंट रेल्म। ये एक रेल्म कहलाता है क्योंकि सेंट बनने के बाद कोई भी कल्टीवेटर अपनी इच्छा अनुसार एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। और आखिरी स्तर होता है एम्परर रेल्म। इस स्टेज पर वह व्यक्ति उस स्तर की शक्ति रखता है जहां वह सभी एलिमेंट्स और नेचुरल लॉस को कंट्रोल करता है। इस सारी जानकारी को सुनकर शौर्य इसे अपनी साधना स्टार के साथ मिलाने लगा था। कुछ स्तर तो मिल रहे थे पर बाकी स्तर मेल नहीं खा रहे थे। अंत में शौर्य ने ना रहकर पूछा, क्या एम्परर रेल्म के आगे भी कुछ होता है? इस पर वह ऑफिसर खड़े होते हुए बोला, पता नहीं, क्योंकि आज तक इस ग्रह पर कुछ ही एम्परर हुए हैं। इसके आगे कुछ होता होगा तो वो खुद कोई एम्परर ही आपको बता सकता है। इतना कहकर वह ऑफिसर वहां से चला गया। तभी शेरा शौर्य के पास आया और बोला, भीड़ू, ये सब कुछ ठीक है पर ये से लोग अंग्रेजी इतनी ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं? क्या अंग्रेज इस दुनिया में भी आए थे? ये सुनकर शौर्य भी सोच में पड़ गया। शौर्य ने थोड़ा सोचते हुए कहा, क्या पता कोई अंग्रेज किसी समय यहाँ आया होगा और साले ने इस भाषा को यहाँ फैलाया होगा, या पता इनकी माँ। इतना कहकर शौर्य अचानक रुक गया, क्योंकि उसे अपने पीछे एक तीव्र हत्या का इरादा महसूस हुआ। उसने पलटकर तुरंत देखा तो काले सूट जैसे कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे काफ़ी गंभीर लग रहे थे। उनके से सबसे आगे खड़े आदमी ने आगे आकर शौर्य को प्रणाम किया और कहा, मास्टर शौर्य, हम आपको घर ले जाने आए हैं, प्लीज़ चलिए। शौर्य ने एक नज़र उन सभी को एक नज़र देखा और उनकी आंखों में बसे हत्या के इरादे को भांप लिया। शौर्य ने फिर शांति से उन्हें नज़रअंदाज करने की एक्टिंग की और आंखें बंद करके इस ईद नाम की ऊर्जा को हवा से महसूस करने की कोशिश की। शौर्य को यहाँ के हवा में स्थित अन्य वायु महसूस हो रहे थे, पर किसी भी हाल में वो इस ईद नाम को ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहा था। शौर्य ऐसा करके खुद को ईद को सोखने लायक बनाना चाहता था। अगर ऐसा होता है तो वो समय पर अपनी रक्षा कर पाएगा, पर कई बार कोशिश करने के बावजूद वो सफल नहीं हुआ।
काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी शौर्य से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने से आगे आए बॉडीगार्ड ने फिर एक बार कहा, मास्टर शौर्य, हमें आपके डैड ने यहाँ आपको लेने के लिए भेजा है, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। दूसरी बार उसकी आवाज़ सुनने के बाद शौर्य ने अपनी ईद सोखने की कोशिश पर विराम लगाया और उठकर खड़े होते हुए शेरा को आंख मारी और सिटी से इशारा किया। शेरा तुरंत उठकर शौर्य के बगल में खड़ा हो गया। शौर्य और शेरा जैसे ही आगे बढ़ने लगे वह बॉडीगार्ड शेरा की ओर हाथ करते हुए बोला, मास्टर शौर्य, एक डॉगी को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, फैमिली हेड को अच्छा नहीं लगेगा, इसे डॉग हाउस छोड़कर आते हैं। शेरा के बारे में किसी और से ऐसी बात सुनकर शौर्य की नस फड़क उठी और उसने बिना अंजाम की परवाह किए आगे बढ़कर उस बॉडीगार्ड को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ इतना खतरनाक था कि उसके आगे के 4 दांत निकलकर वहीं गिर गए और वो जमीन पर लेट गया। शौर्य ने अपने हाथ को टेबल पर रखे टिश्यू पेपर से साफ किया और उसे देखकर बोला, एक कुत्ते को अपने से बड़े कुत्ते के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। रहा फैमिली हेड का सवाल तो मैं उसे खुद देख लूंगा, अगली बार ऐसी बकवास मेरे सामने की तो तुम्हारी हड्डियां नदी में बहा दूंगा। शौर्य का ऐसा तीखा अंदाज देखकर सारे के सारे बॉडीगार्ड्स दंग रह गए। उनके मुंह खुले के खुले और आंखें फटी की फटी रह गई। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। नीचे गिरा बॉडीगार्ड धीरे से खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे सिर झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी मास्टर, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। उसकी बात को शौर्य ने एक बार सुनने की कोशिश भी नहीं की और सीधा बाहर की ओर शेरा को लेकर निकल आया। शेरा ने बाहर आते वक्त उस बॉडीगार्ड को एक नज़र देखा और चौड़ी स्माइल दी। शेरा की हरकत देखकर एक बॉडीगार्ड तुरंत बोला, अबे तुमने देखा, वो कुत्ता अभी स्माइल कर रहा था, कसम से यार मैंने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते हुए देखा। दूसरा बॉडीगार्ड जिसका इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था वो उसे टोकते हुए बोला, चुप कर बे, अभी अभी बंटू भाई के दांत ढीले हुए हैं, तुझे अपने भी करवाने हैं क्या जो तू उसे कुत्ता बोल रहा है। ये सुनकर वह बॉडीगार्ड तुरंत चुप हो गया, पर बंटू जिसके दांत शौर्य ने एक थप्पड़ में ढीले किए थे वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। इधर शौर्य मन ही मन सोच रहा था, इस स्वर्गीय शरीर की वजह साला मेरी एक झापड़ उस आदमी के दांत ढीले कर सकती है, मतलब मुझे उन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब थोड़ा टेंशन कम हुआ। ऐसा सोचकर शौर्य और शेरा बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गए। बाकी बॉडीगार्ड भी तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों आकर बैठ गए। सारी गाड़ियों का कैनवॉय क्रूइज सिटी से निकलकर बाहर आ गया। जब कैनवॉय सुनसान जंगल से के बीच बने हाईवे से गुजर रहा था तभी बिट्टू ने कान में लगे हेडफोन पर गाड़ियां रोकने का आदेश दिया। जैसे ही गाड़ियां रुक गई सारे बॉडीगार्ड्स हाथों में लंबी तलवारें लिए शौर्य की गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। उन्हें अपनी ओर ऐसी तैयारी के साथ आते देखकर शौर्य के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई। इस मुस्कान को देखकर शेरा बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने आंखें बंद की और चुपचाप सीट पर बैठा रहा। शौर्य धीरे से बाहर निकला और अपनी गर्दन को दाएं और बाएं झटककर अपने हाथों को पॉकेट में डालकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, हे रहा नहीं जा रहा है ना, बड़ी जल्दी है तुमको, क्या करने वाले हैं बॉडीगार्ड शौर्य के साथ। क्या कारण है कि उसके पिता शौर्य से नाराज लग रहे थे। कौन था ये मास्टर जिसके साथ सेक्रेटरी की बात हुई थी। असली शौर्य और मौत का राज। शौर्य ध्रुवलोक में पहुंच चुका था, पर यहां आते ही उसे एक नई पहचान मिल गई थी। ये पहचान थी यहाँ के जुनेजा खानदान के वारिस की। शौर्य ने इस बात का फ़ायदा उठाने का सोचा। भले जिसकी जगह वो लेने जा रहा है उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वो एक बात जरूर जानता था कि इस दुनिया में आने के बाद यहाँ अपना स्थान बनाने के लिए उसे इस परिवार का सहारा लेना पड़ेगा। पर उसे क्या पता कि उसे घर ले जाने आए लोग उसे घर नहीं सीधा ऊपर पहुँचाने का ख्वाब रखते हैं। शौर्य उन नकली बॉडीगार्ड्स के साथ घने जंगल से गुजर रहा था तो सारी गाड़ियाँ रुक गई। गाड़ियाँ रुकने के बाद सभी बॉडीगार्ड्स ने अपने हथियार शौर्य की गाड़ी पर तान दिए। शौर्य ने उनकी बंदूकों को देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। शौर्य को ऐसे उन्हें मुस्कुराकर देखते हुए देखकर एक बॉडीगार्ड ना रहकर बोल पड़ा, एक को फॉर्मेशन कल्टिवेटर होने के बावजूद तुम्हें हंसने की सूझ रही है बच्चे। कोई बात नहीं, तुझे हम इस बार ऐसी मौत देंगे कि तेरी लाश का बाल भी किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा कहने के बाद उसके पीछे खड़े बाकी बॉडीगार्ड भी हंसने लगे। शौर्य फिर भी शांति से पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा रहा। शौर्य को ऐसे बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा देखकर बॉडीगार्ड्स की हट गई। एक बॉडीगार्ड तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ पर ईंट इकट्ठा करके सीधा शौर्य के सिर पर वार कर दिया। शौर्य ने जब उसके हमले को देखा तो उसे वो कुछ धीमा लगा और उसने हल्के से खुद को बगल में कर दिया। अगले ही पल उसका बायां हाथ कोसी चाबुक की तरह उसकी पॉकेट से निकला और छपाक की आवाज़ आई। इस आवाज़ के बाद सब कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गया। उसके बाद जमीन पर किसी के गिरने की आवाज़ आई और फिर दर्दनाक चीख गूंज उठी। जब बाकी बॉडीगार्ड होश में आए तब तक उनका साथी शौर्य के पैरों में बेजान होकर गिरा हुआ था और उसका पेट का हिस्सा फटा हुआ था। उसके अंदर से खून पानी की तरह बहकर फैल गया था। एक भयानक नज़ारा जो वहां खड़े लोगों को अंदर तक झकझोर चुका था। बॉडीगार्ड्स ने इसे देखने के बाद एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी बंदूकों से गोलियां चलाई।
बारिश की तरह बंदूक से निकली सभी गोलियां शौर्य की ओर बढ़ी। जब शौर्य ने पहली बार इन गोलियों को अपनी ओर आते देखा तो उसने खुद को गाड़ी के दरवाजे के पीछे छुपाने की कोशिश की, मगर एक गोली सीधा उसके कंधे से आकर लग गई। शौर्य को दर्द का एहसास हुआ, पर इतना तीव्र दर्द नहीं था। उसने मुड़कर अपने कंधे को देखा तो पाया कि उसका कंधा बिल्कुल भी घायल नहीं था, बस एक लाल निशान वहां बना हुआ था। ये देखकर शौर्य अचानक हंस पड़ा और तुरंत खड़े होते हुए हंसने लगा। बॉडीगार्ड्स ने ये देखा तो अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू किया, पर इसका कोई भी असर शौर्य पर नहीं हुआ। इसे देखकर उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उनकी ये बंदूकें किसी वॉइड फॉर्मेशन क्लित्वटर को भी आसानी से घायल कर सकती थी। पर उनके सामने खड़ा शौर्य, उसके बस कपड़े फटे थे मगर उसके शरीर पर एक घाव भी नहीं था। शौर्य ने अपनी उंगलियों को थोड़ा कसा और फिर ढीला किया और मुस्कुराने लगा। महंगी शेरा यार, ये बॉडी तो कमाल की है। अच्छा हुआ मैं अपने बॉडी के साथ यहाँ आया। साला ये बॉडी तो कमाल की है। तभी एक बॉडीगार्ड ने एक धारदार खंजर निकाला और शौर्य के सामने आकर उसने शौर्य के भटके हुए ध्यान का फायदा उठाकर खंजर सीधा उसके पेट में घुसेड़ दिया। चाकू लगभग शौर्य के शरीर के अंदर की धंसने वाला था, पर कुछ ही सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद वह खंजर किस कांच की तरह बिखर कर टूट गया। शौर्य को हल्का दर्द महसूस हुआ, मगर उसने उसे नज़रअंदाज किया। अगले ही पल शौर्य ने लपक कर उस बॉडीगार्ड की गर्दन को दबोच लिया। शौर्य ने अपनी उंगलियों में पूरी ताकत लगाई और खचको आवाज के साथ उस गार्ड की गर्दन कुचल डाली। शौर्य का यह तरीका बेहद खतरनाक था। शौर्य के ऐसे खूनी अंदाज को देखकर बंटू ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम मास्टर शौर्य नहीं हो? कौन हो तुम? ये सुनकर शौर्य की भौहें उठ गई। शौर्य ने अपने चेहरे की मुस्कान बरकरार रखी और थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझे अच्छे से जानते हो। क्या तुम जानते हो असली शौर्य कहाँ है? ये सुनकर बंटू और भी हैरान हो गया। उसे एहसास हो गया था कि उन्होंने किसी गलत शौर्य को पकड़ लिया है। बंटू ने थूक ली और एक कदम पीछे हट गया। बाकी के बॉडीगार्ड्स भी तुरंत सावधान हो गए और उन्होंने अपनी एलिमेंटल शक्तियों को सक्रिय कर दिया। आग, बिजली, पानी की ईंध से बनी आकृतियां उनके हाथ पर प्रकट हो गई। एक के बाद एक उन्होंने शौर्य पर हमले कर दिए। शौर्य ने आते हुए इन तत्वों से भरे हमलों को देखकर खुद को उनके हमले के लिए तैयार कर दिया। शौर्य के पास इस वक्त इनके जैसी ताकत नहीं थी, सिर्फ मजबूत शरीर और असीम बाहुबल था। सबसे पहले बिजली से बना हमला आकर शौर्य के शरीर से टकरा गया और शौर्य के शरीर में करंट दौड़ गया। अचानक शौर्य गुदगुदी किए गए इंसान की तरह खड़े खड़े नाचने लगा। जब सारा करंट शौर्य के शरीर से गुजर गया वो शांति से खड़ा हो गया, पर उसकी मुस्कान कुछ और ही कहानी बता रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा शेरा ये सब कुछ आंखें फाड़कर देख रहा था। उसने पहली बार शौर्य को ऐसे कमजोर होने के बाद भी खुद को ऐसे मजबूती से हमलों को झेलते देखा था, क्योंकि इससे पहले शौर्य बिना समय गंवाए शीघ्र कार्पी बनकर अपने शत्रुओं को मिट्टी में मिला देता था। तभी आग की तेज लपट शौर्य के शरीर से टकरा गई। शौर्य का शरीर तेज आग में झुलस उठा। शौर्य ने इस बार किसी भी तरह की हलचल नहीं की और अपने शरीर पर लगी आग को खुद को जलाने दिया। जब बंटू ने इस नज़ारे को देखा तो उसे खुशी हुई, क्योंकि आग ने शौर्य को सच में नुकसान पहुंचाया था। पर जैसे जैसे ईंध की एलिमेंटल पावर नष्ट हो गई तो उनके सामने पूरी तरह निर्वस्त्र होकर शौर्य खड़ा था। उसका शरीर अजीब सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक तराशा हुआ लग रहा था। किसी बॉडी बिल्डर की तरह शौर्य ने हाथ फैलाए और एक खतरनाक पोज देते हुए स्माइल चमकाए। शौर्य की बेशर्मी को देखकर मर्द होते हुए भी सभी बॉडीगार्ड्स ने आंखें बंद कर ली। शौर्य ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और नीचे पड़ी बॉडीगार्ड की लाश के कपड़े छीन लिए और उन्हें पहन लिया। जब बॉडीगार्ड्स ने शौर्य को आंखें खोलकर देखा तो शौर्य अपनी हाथ में मरे हुए बॉडीगार्ड की बंदूक लेकर खड़ा था, पर उसने तुरंत हमला नहीं किया और उनके अगले हमले का इंतजार करने लगा। काफी देर तक उन्हें घूरते रहने बाद भी बॉडीगार्ड्स ने उस पर कोई हमला नहीं किया। शौर्य ने ना रहकर अंत में गुस्सा करते हुए बोला, अबे सालों, हमला करोगे या ऐसे ही खड़े रहोगे? अगर तुमने मुझ पर हमला नहीं किया तो मैं तुम सबके साथ कपड़े उतार कर। बस शौर्य ने इतना कहा ही था कि एक बॉडीगार्ड्स ने आगे की बात को पूरा सुना भी नहीं और अपने हाथों को जमीन रखकर दबा दिया। उसके हाथों से हरे रंग की ईंध जमीन में समाने लगी और अचानक शौर्य के पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी और लंबी लंबी बैलें बाहर निकली और उन्होंने शौर्य को जकड़ लिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक बॉडीगार्ड ने अपने शरीर पर भूरे रंग की ईंध को इकट्ठा लिया। उसके ऐसा करते ही जमीन से मिट्टी के कण तेजी से उसके शरीर को घेरने लगे और एक अभेद्य कवच उस गार्ड के शरीर पर तैयार हो गया। उस गार्ड ने लपक कर सीधा शौर्य के सीने पर वार कर दिया। बंधा होने के कारण शौर्य को की प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला और शौर्य जबरदस्त उछाल के साथ दूर जा गिरा। शौर्य को सीने में बेहद दर्द महसूस हुआ और अचानक उसके मुंह में खून जमा हो गए। शौर्य ने इस खून को मुंह से बाहर निकलने नहीं दिया और उसे वापस निगल लिया, पर फिर भी एक बूंद उसके होंठों के किनारे से बाहर आ गई। जब उसका रंग बॉडीगार्ड्स ने देखा तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
बंटू ने उसे देखकर लड़खड़ाती जुबान में कहा, इमॉर्टल ब्लड, ये इमॉर्टल ब्लड है। पीछे हट जाओ और जल्दी से मास्टर को रिपोर्ट करो। बंटू के इस हैरानी भरी बातों को सुनते ही शौर्य समझ गया कि उसके सुनहरे खून को देखकर इस बॉडीगार्ड को कुछ तो पता चल चुका है। अगर उसने इसे जीवित जाने दिया तो उसे उस इंसान तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा जो असली शौर्य को मारना चाहता है। इस बात को समझने में शौर्य को समय नहीं लगा और वो लपक कर एक छलांग में बंटू के सामने आ गया। शौर्य ने बंटू के दोनों कंधों को जकड़ लिया और उसे हिलने का मौका नहीं दिया। शौर्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बंटू की ईद ऊर्जा अंदर ही जम गई। शौर्य ने उसकी आंखों में देखा और घूरते हुए अपने हाथ की बंदूक को एक हाथ से उठाया और बिना नजरे घुमाए आसपास के बॉडीगार्ड्स के सिरों को निशाना बना दिया। बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही सभी के सिरों को गोलियों ने भून दिया था। अब बंटू के हाथ पैर कांपने लगे। उसने बहुत कोशिश की कि वो खुद को शौर्य की पकड़ से छुड़ाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। अंत में उसने हार मान ली और बोल पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप पर हमला नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। पर उसकी सॉरी का शौर्य पर कोई असर नहीं हुआ और उसने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने असली शौर्य को पहले भी मारा है? क्या मुझे पूरी कहानी बताना चाहोगे? ये शौर्य का सवाल नहीं था, ये उसका आदेश था। बंटू ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, 2 दिन पहले हमने असली शौर्य को गहरे जंगल ले जाकर मार दिया था। हमने सबसे पहले उसके कल्टिवेशन को जहर देकर तोड़ दिया था। उसके बाद हमने उसे मारकर गहरे जंगल ले जाकर फेंक दिया था। ये देखो, ये रही वो फुटेज। ऐसा कहकर बंटू ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी पारदर्शी स्क्रीन पर उसने पुराने शौर्य के कैद करने से लेकर मरने तक की प्रक्रिया का वीडियो दिखाया। शौर्य जैसे जैसे इसे देख रहा था, उसके मन में कई भावनाएं उमड़ने लगी थी, क्योंकि उसने पुराने शौर्य के मरते वक्त पहने कपड़ों को देखा और उसे कुछ याद आया, क्योंकि ये वही लाश थी जिसे उसने ध्रुव लोक पर गिरने से पहले आसमान से देखी थी। पर उस वक्त उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। पर अब सारी बातें एक जगह पर आकर क्लिक हो गई थी। शौर्य ने बंटू को ठंडी आंखों से देखा और बोला, क्या तुम मुझे उस जगह को दिखा सकते हो जहां तुमने पुराने शौर्य को आखिरी बार छोड़ दिया था? शौर्य के सवाल पर बंटू ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और खड़े होकर शौर्य की गाड़ी में आकर ड्राइवर सीट पर बैठकर उन्हें सीधा गहरे जंगल की उस जगह ले गया जहां उन्होंने पुराने शौर्य को छोड़ दिया था। जब वो लोग यहां पहुंचे तो शौर्य ने इस जगह को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उनके सामने एक गहरा गड्ढा बना हुआ था और हर तरफ एक ऐसा नज़ारा था जैसे कोई उल्का आकर गिरी हो। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर बंटू से बोला, मुझे सीधा अपने घर ले चलो, क्योंकि आज से मैं ही असली शौर्य जुनेजा हूँ। और रही बात मेरी पहचान की तो तुम जाकर अपने मास्टर से बोल सकते हो, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैं शौर्य नहीं हूँ। ऐसा कहते वक्त शौर्य के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तभी बगल में बैठा शेरा बोल पड़ा, अरे वाह भाई, अपन को ये अच्छा बकरा मिल गया है। अब जब अपन असली शौर्य की पहचान ओढ़ने वाले हैं तो मुझे लगता है अब उसके दुश्मन भी अपने दुश्मन बन जाएंगे। शेरा ऊंची आवाज में बात कर रहा था। शौर्य भी हंस रहा था, पर बंटू की पैंट कब की गीली हो चुकी थी, क्योंकि एक एम्परर रेल्म का जानवर ही इंसानों की तरह बात कर सकता है, ये यहाँ की जानकारी थी। और उसकी गाड़ी में बैठा ये जानवर बात कर रहा था। इसका एक जी मतलब था, ये जानवर एम्परर रेल्म का जानवर है। उसके शरीर से लगभग उसके प्राण पाखरी उड़ने को थे, क्योंकि उसे बार बार ये याद आ रहा था कि कैसे उसने इस जानवर को पुलिस स्टेशन में जानवर कहा था। बंटू ने मन ही मन कसम खा ली कि वो गलती से भी इन्हें उकसाएगा नहीं। तभी शौर्य ने बंटू से अपना सवाल पूछा, क्या तुम पहले शौर्य के बारे कुछ बताना चाहोगे? इस पर बंटू ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी को नियंत्रित किया और बोलना शुरू किया, असली मास्टर शौर्य जहां तक मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने अपने जीवन में किसी चींटी को भी कभी नुकसान पहुंचाया था। हर किसी से प्रेम से व्यवहार करते थे, किसी पर भी विश्वास करते थे। उनके पिता उनसे बहुत उम्मीदें रखते थे। 2 साल पहले मिस्टर जुनेजा और मैडम जुनेजा एक एक्सीडेंट में फंस गए थे। तब एक 16 साल के लड़के ने अपनी जान पर उन्हें बचाया था। उसके बाद मैडम और सर ने उसे अपना गोद लिया बेटा बना लिया और उसे वो सब दे दिया जो असली शौर्य को मिलता था। उसके बाद ही मास्टर शौर्य के बारे में अफवाहें सुनने मिलने लगी। अचानक वो नशेड़ी ठरकी कहलाने लगे। और फिर 1 हफ्ते पहले मुझे उनके उस गोद लिए भाई का फ़ोन आया और उसने मुझे 2 करोड़ रुपए ऑफर किए। और फिर मैंने मास्टर शौर्य को मार दिया। शौर्य ने ये सुना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ ही देर में शौर्य एक महल नुमा घर के सामने खड़ा था। उसने गाड़ी से उतरते ही शेरा को आंख मारी और शेरा बंटू के बगल में खड़ा हो गया और बोला, देख, जब अपन तुम्हें अंदर बुलाएंगे तब चुपचाप अंदर आकर सब कुछ सच सच बकने का, वरना। ये सुनते ही बंटू की सांस तेज हो गई। शौर्य अपने गार्ड के कपड़ों में घर के अंदर पूरी घमंड के साथ आ गया। पर अंदर आते ही एक तंजी भरी आवाज उसके कानों पर पड़ी, अगर अयाशी करके पेट भर गया हो तो जाकर अपने कपड़े धो डालो, मैडम कुछ ही देर में आती होगी। मैं नहीं चाहता कि मैडम कपड़े धुले ना होने पर मुझे सुनाए।
शौर्य के कदम रुक गए और उसके तलवे से होकर सिर तक गर्म आग की लहर दौड़ गई। पलक झपकते ही शौर्य उस आवाज की दिशा में दौड़ा और एक मध्यम आयु के बटले के सामने खड़ा हो गया। वो कुछ बोल पाट उससे पहले ही उसके हाथ शौर्य के हाथ में थे। कड़कड़ की आवाज हुई और उस आदमी के दोनों हाथों की हड्डियां शौर्य ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी। एक दर्दनाक चीख के साथ वह आदमी जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। कौन था ये आदमी? क्या शौर्य की इस हरकत से उसके इस परिवार के लोग उसे माफ करेंगे? क्या शौर्य को आते ही अपने इस गोदलिए भाई से उलझना पड़ेगा? अंधों का खानदान भाग 1। शौर्य जुनेजा के भेस में हमारा शौर्य उसके घर पहुंच चुका था। घर के अंदर कदम रखते ही घर के बटले ने सबसे पहले शौर्य को तना मारा। उसके ताने से झल्लाकर शौर्य ने एक पल में उसके हाथों को तोड़कर रख दिया। इस वक्त घर का बटले जमीन पर गिरकर दर्द में बिलख रहा था और मुंह से शौर्य को अनाप शनाप बोले जा रहा था। शौर्य सामने खड़े होकर शांति से ये सब सुन रहा था। नीच इंसान, तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं इसकी शिकायत बड़े मालिक से करूंगा और तुम्हें जिंदगी भर के लिए घर के काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब इस घर के मास्टर हो? तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप थोड़ा भी वारिस बनने के योग्य नहीं समझते हैं। तुम बस अब एक बोझ हो इस घर पर। उसका कहना खत्म होने के बाद शौर्य ने नीचे झुककर उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, बस हो गया तेरा। अब एक काम कर, तुमने मेरे बारे में जिस भाषा में बात की है उसे ऐसे ही अपने मालिक के सामने दम हिलाकर बोलना। जरा मैं भी देखूं कि तेरा ये बड़ा मालिक अपने खून को अधिक महत्व देता है या तुझ जैसे कुत्ते को। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने उसके सीने पर पैर रखा और पूरी ताकत के साथ दबाने लगा। कड़कड़ की आवाजें हुए और उसकी पसलियां टूट गई। बटले के मुंह से खून का थक्का एकदम बाहर गिर गया। सारा फर्श लाल खून से भर गया। शौर्य ने ये देखकर पास खड़े नौकर को एक नज़र देखा और नौकर तुरंत उसके इशारे को समझ गया। वो तेजी से अंदर दौड़कर गया और एक बाल्टी और पोछा लेकर बाहर आ गया। उसने झट से सारी गंदगी साफ की और वापस अंदर चला गया। नौकर के अंदर जाने के बाद शौर्य आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी शेरा, जो शौर्य के साथ ही अंदर आया था, उसने टांग उठाई और सीधा बटले के मुंह में वर्षा कर दी और शौर्य के बगल में आकर बैठ गया। एक कुत्ते को ऐसे घर के सोफे पर बैठते देखकर नौकरों को अच्छा तो नहीं लगा, पर जो दशा बटले की हुई थी उसे देखकर किसी ने भी मुंह नहीं खोला। तभी दरवाजे के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई और मध्यम आयु की मगर बेहद खूबसूरत महिला गाड़ी से नीचे उतरी। उसकी गोरी त्वचा और गठीला शरीर बात रहा था कि वो एक कल्टीवेटर है। उसकी आभा बेहद दमनकारी थी। उसके कदम जैसे जैसे ठंडे फर्श पर पड़ रहे थे, नौकरों और घर में मौजूद सभी की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उस औरत ने आते ही अपनी पैनी निगाहों से दरवाजे में खड़े होकर चारों ओर नजर फेरी। जब उसकी नज़र बटलर पर पड़ी तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए, पर तुरंत वापस दब गए। उसके बाद उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी, जिसने गार्ड्स के कपड़े पहने थे और इस वक्त आराम से सोफे पर बैठा था। फिर उसने बाहर कोने में खड़े बंटू को पीछे सिर झुकाकर देखा, पर जब उसकी नज़र शेरा पर पड़ी जो सोफे पर बैठा था, उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, इस कुत्ते को बाहर भेजो और इस सोफे को बदल दो। उसका आदेश मिलते ही सभी नौकर तुरंत हरकत में आ गए, पर तभी शौर्य ने हाथ उठाया और उन्हें रोक दिया। शौर्य की ठंडी निगाहों से नजरें मिलते ही सारे नौकर ठिठक गए। उसके साथ ही शौर्य उठाकर खड़ा हुआ और बड़े ही आराम से चलकर उस औरत के आने आया और बिना डरे उसकी आंखों में देखकर बोला, तो क्या आप इस शौर्य की माता है? शौर्य के मुंह से ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर अचानक अजीब भाव उमड़ आए, पर उसने उन्हें ढक दिया। फिर उसने शौर्य को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, क्यों? क्या तुम अपनी अयाशियों में इतने मशगूल हो गए कि तुम अपनी मॉम को भी नहीं पहचान सकते? इस पर शौर्य ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोला, दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। 2 दिनों पहले जब मुझे होश आया तो मैं क्रूआई सिटी के पास वाले जंगल में बेहोश पड़ा था। पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंचा था, पर उसके बाद मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। इतना कहकर शौर्य ने कंधे उचकाए और फिर पलटकर सोफे पर बैठते हुए बोला, जब मुझे होश आया तो इस शेरा ने मुझे बचाया था। इसका मुझ पर एहसान है। जब मैं क्रूआई सिटी के पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मैं जुनेजा परिवार का वारिस हूं। फिर मुझे यहाँ लाया गया। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे तो मैंने एक बॉडीगार्ड से उसके कपड़े ले लिए और पहन लिया। ये सुनकर उस औरत ने तंजभरी मुस्कान के साथ कहा, अब ये चाइल्डिश गेम्स खेलना बंद करो शौर्य। तुम अब बच्चे नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ कर दूंगी तो ये सिर्फ तुम्हारा सपना है। अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और सुनक से माफ़ी मांगो, तब मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए या नहीं, वरना मैं तुम्हारा सारा अलाउंस बंद कर दूंगी। ये सुनकर शौर्य हैरानी से उस औरत को देखने लगा और फिर सवालिया नज़रों से अपने आसपास देखने लगा। वापस अपनी जगह पर खड़े होते हुए शौर्य ने नीचे पड़े बटले की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप सुनक जिसके बारे में कह रहे हैं वो ये आदमी है जो यहाँ पड़ा है? शौर्य के सवाल पर उसकी मां ने गहरी सांस लेकर कहा, ये बस हमारा बटला है, और वैसे इसकी ये हालत ऐसे क्यों हुई है इस पर तो मैंने बात भी नहीं की।
ये सुनकर शौर्य धड़ाम से सोफे पर बैठ गया और बोला, चलो फिर पहले इसके बारे में बात करते हैं। हाँ तो क्या आपके घर में एक नौकर अपने मालिक से कपड़े धोने के लिए कह सकता है? क्या आप इतने गरीब हैं कि इस इतने बड़े महल में सिर्फ कुछ ही नौकरों से काम चला रही है? शौर्य के ऐसे उल्टे बर्ताव को सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर कोई भी भाव प्रकट नहीं हुए, पर उसकी मुट्ठियाँ कसने लगी थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, ऐसा यहाँ नहीं होता। अपने मन से कुछ भी बकवास करना बंद करो शौर्य। ये सुनकर शौर्य ने आसपास खड़े नौकरों को देखा और बोला, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो फिर ऐसा करो, इन नौकरों को पूछ लो कि इसने क्या कहा था। ये सुनकर उसकी माँ ने सभी नौकरों को एक नज़र देखा तो एक महिला नौकर आगे आए और बोली, बड़ी मैडम। जब मास्टर शौर्य दरवाजे से अंदर आए तो उन्होंने बिना कुछ कहे सीधा बटलर अंकल को मारने शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें इतना मारा कि उनके मुंह से खून भी निकला। अगर आप नहीं आती तो पता नहीं मास्टर शौर्य इनके साथ क्या कर देते। उस महिला नौकरानी की बात सुनकर उसकी माँ ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर आवाज लगाई, गुरु, गार्ड्स को बुलाओ और शौर्य को तुरंत बंदी बना लो। इसे उसकी गलती की ऐसी सजा दो कि उसे भी बटलर को जितना दर्द हुआ है उतना दर्द महसूस हो। अगले ही पल 4 से 5 गार्ड्स दौड़कर अंदर आए। उन्होंने तुरंत शौर्य को घेर लिया। शौर्य ने मन ही मन कहा, साला, जिस भी लोक में जाता हूँ मेरे माँ बाप ऐसे बेवकूफ़ी क्यों होते हैं। पहले पृथ्वी पर वो दोनों पागल मिले, फिर समरलोक में पागल बाप मिला, अब यहाँ भी ये माँ भी खिसकी हुई लग रही है। लगता है एक दिन मुझे मात्र हत्या का पाप सिर पर लेकर घूमना पड़ेगा। उसके साथ ही शौर्य भी झटके से खड़े होते हुए अपनी माँ की नज़रों से नज़ारे मिलाकर देखते हुए बोला, एक मिनट, क्या आप मान चुकी है कि गलती मेरी ही है? ये सुनकर उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और गुरु को इशारा किया। गुरु एक नासेंट सोल कल्टीवेटर था, बिल्कुल बंटू जैसा। उसने इशारा करते ही फॉर्मेशन स्टेज के सभी गार्ड्स आगे बढ़े। पर शौर्य भले उनकी ताकत को भांप नहीं पाया था, पर उसे अंदाजा था कि ये लोग बंटू के आदमियों से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। शौर्य ने उनके उसे छूने से पहले ही हरकत की और तेजी से आगे आए गार्ड की कमर से उसका चाकू छीन लिया। अगले ही पल उस गार्ड का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। शौर्य उसके बाद बिल्कुल भी नहीं रुका और लपक कर बाकी गार्ड्स के सामने आ गया। उसने उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया और उन्हें भी मौत के घाट उतारने में देरी नहीं लगाई। जब शौर्य उन्हें मार रहा था तब उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे इन्हें मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शौर्य ने आखिरी गार्ड को खत्म किया और गुरु के सामने आकर खड़े होकर उसे मुस्कुराकर देखने लगा। शौर्य की ऐसी मुस्कान को देखकर गुरु अंदर से कांप उठा, क्योंकि शौर्य की नज़रें ही इतनी खतरनाक थी। ऊपर से सभी ने साफ साफ देखा था कि शौर्य ने इस दौरान किसी भी तरह की ईद इस्तेमाल नहीं की थी। उसने इन्हें सिर्फ अपनी मसल पावर से खत्म कर दिया था। इतना प्रेसिजन और डेडिकेशन किसी की हत्या करते हुए उसके पास था कि खून की होली खेल चुका गुरु भी डरकर पीछे हट गया। उसकी माँ की नज़रें और पैनी हो गई। उसने गुस्से चिल्लाते हुए कहा, शौर्य, तुमने मेरी ऑर्डर्स को मानने से इनकार करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगी। उसने इतना कहा ही था कि शौर्य किसी बौखलाए शेर की तरह झट से उसके मुंह के सामने जाकर खड़ा हो गया। उनके चेहरों में 1 सेंटीमीटर से भी कम का फासला था। शौर्य ने ऊंची आवाज में उसके मुंह पर लगभग थूकते हुए कहा, चिल्ला मत बुढ़िया, वरना तुझे चुप कराने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। पहले सच पता कर और फिर एक माँ होने के नाते मुझ पर चिल्ला, पर मुझे तेरा गुलाम समझने की भूल मत करना, समझी क्या? शौर्य की आवाज़ इतनी बड़ी थी कि उसकी माँ के कानों में आवाज़ ऐसी गूंज गई कि उसे अचानक ऐसे लगा किसी ने उसके कानों के पर्दों को लगभग फाड़ दिया हो। उसकी माँ के चेहरे पर पहली बार डर, हैरानी, अविश्वास, घृणा के कई भाव एक साथ प्रकट हुए। पर शौर्य ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधा बटलर के पास गया और उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को उसकी माँ को दिखाते हुए बोला, तो आपका कहना है कि मैंने इसे बेवजह मारा है? फिर शौर्य ने उस बटलर के सिर को जोर से फर्श पर पटक दिया और फिर उस नौकरानी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाया और एक झटके से बालों को पकड़कर हवा में उठाकर जमीन पर धोबी पछाड़ की दांव की तरह पटक दिया। कड़कड़ की और फिर धम की आवाज़ के साथ वह नौकरानी जमीन पर गिर गई। वो नौकरानी कोई कल्टिवेटर नहीं थी, जिस वजह से वो इसे सहन नहीं कर पाए और जगह पर मर गई। शौर्य ने फिर बचे हुए नौकरों को देखा और बोला, अगर तुम में से भी अभी भी कोई झूठ बोलने की सोच रहा है तो इसे ध्यान से देखो और अपने अंजाम के बारे में सोचो। शौर्य की धमकी सुनकर सारे नौकर थर थर कांपने लगे। तभी एक जवान नौकर सभी के पीछे से आगे आते हुए थोड़ी समझदारी के साथ अपनी आंखों के चश्मे को ठीक करते हुए सुझाव भरी अंदाज में बोला, बड़ी मैडम, आपको इन लोगों को पूछने से पहले सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। अपने आप सच सामने आ जाएगा। उसकी बात सुनकर शौर्य की मां को लगा कि ये नौकर सही तो कह रहा है। अगर वीडियो एविडेंस होगा तो शौर्य को वो सबक सिखाने के लिए पुलिस के हवाले कर सकती है। उसने तुरंत गुरु की ओर देखा तो गुरु थोड़ा हिचकिचाते हुए इधर उधर देखकर बोला, मैडम, ये छोटा मैटर है। जाने दो, मास्टर की कोई गलती हुई भी तो ये बटलर सिर्फ एक नौकर है। इससे क्या? उसकी बात से ऐसे लग रहा था कि वो शौर्य को बचा रहा था, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से आग में घी डाल रहा था।
शौर्य के ओंठों के कोने खिसक गए और अगले ही पल शौर्य गुरु के सामने खड़ा था। शौर्य ने तेजी से उसकी मुंह में उंगलियों को डाल दिया और झटके से उसकी जुबान को खींच निकाला और उस समझदार नौकर को देखकर बोला, कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग ऑडियो के साथ यहाँ प्रोजेक्ट करो। उसका आदेश मिलते ही वह नौकर सिक्योरिटी रूम में चला गया और फीड को सीधा बाहर की दीवार पर ऊंचे रेजोल्यूशन में प्ले किया। इस फीड में बटलर द्वारा बोली गई हर बात साफ साफ सुनाई दे रही थी और उसके बाद शौर्य ने उसके साथ क्या क्या किया ये भी उसकी माँ ने अच्छे से देखा। अब उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ चुके थे। तभी शौर्य ने फिर तालियां बजाए और बोला, आप जो भी है इस शरीर के लिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं इस घर का मास्टर हूं तो ये घर के मामूली नौकर भी मुझे ऐसे कैसे परेशान कर लेते हैं। याददाश्त जाने से पहले पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होगा, पर एक बात बता दूं कि जिसके साथ ये ऐसा बर्ताव करते थे वो शौर्य मर चुका है, और मुझे लगता है उसके साथ ही आपका सम्मान करने वाला वो बेटा भी मर चुका है जो आपकी ऐसी पनिशमेंट्स को चुपचाप सह रहा था। ऐसा कहकर शौर्य वापस सोफे पर बैठ गया, पर इस वक्त उसकी मां आत्मग्लानि से भरने लगी थी। उसे अपने खुद के गलत फैसले पर अब विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसका ये बेटा हर गलती के पीछे होता है। ये हमेशा गलत होता है, तो इस बार वो कैसे सही हो गया और वो खुद गलत हो गई। एक माँ के नाते उसे अपने बेटे के साथ हुए अन्याय के लिए दुख नहीं हुआ था, पर अपने खुद के गलत होने पर उसे दुख हुआ था। तभी शौर्य ने शेरा को देखा और फिर गुरु को देखकर बोला, आज मैंने सिर्फ तेरी जुबान खींची है, अगली बार ऐसे झूठा दिखावा करके मेरी माँ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी कसम। शौर्य का ये अंदाज इतना डोमिनियरिंग था कि गुरु लड़खड़ाते हुए शौर्य के पैरों में गिर गया और मुंह से टपकते खून को अपने हाथों से साफ करते हुए कुछ तो बोलने लगा, पर इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ हत्या का इरादा दिख रहा था, पर उसकी हरकतें उसे माफी मांगने जैसे दिखा रही थी। अभी भी गुरु को ऐसे बर्ताव करते देखकर शौर्य ने सोफे पर खून से सना खंजर रखा था उसे वापस हाथ में ले लिया और कुछ न कहते हुए उसके एक हाथ को कंधे से काट दिया। एक दर्दनाक चीख गुरु के मुंह से निकली। गुरु भी बाकी मरे गार्ड्स के खून में लेटकर तड़पने लगा। शौर्य ठंडी नजरों से इसे देख रहा था, पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तभी घर के बाहर एक और गाड़ी रुकने की आवाज आई। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक मध्यम आयु का आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा शौर्य के चेहरे से कुछ हद तक मिलता जुलता था। उसके शरीर की बनावट भी किसी कसे खिलाड़ी की तरह थी। वो शौर्य की मां को एकदम परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता था। उसने आते ही घर में फैले खून और लाशों को देखा, फिर खून में सना खंजर लेकर खड़े शौर्य को देखा। अंत में उसकी नज़र झुके कंधों से खड़ी अपनी पत्नी पर गई। धीरे धीरे उसका चेहरा काला होने लगा, फिर लाल, और फिर किसी ज्वालामुखी की तरह उसका गुस्सा फट पड़ा। क्या शौर्य का ये पिता शौर्य को सच में सजा दे देगा? क्या सुनक सच में हॉस्पिटल में है? क्या कारण था शौर्य के माँ बाप उस पर इतना अविश्वास दिखाते थे? अंधों का खानदान भाग दो। आज जुनेजा खानदान का मुख्य हॉल लाशों और खून से भरा हुआ था। रह रहकर इस बीच में कोई दर्द में कराह रहा था। शौर्य जुनेजा की माँ हॉल के अंदर चेहरे पर अजीब से सवालिया, हैरानी, परेशानी, गलती और ना जाने क्या क्या के भाव लेकर खड़ी थी। वहीं बीचों बीच रखे सोफे पर शौर्य बैठकर उन्हें देख रहा था। बाहर दरवाजे पर एक मध्यम आयु का आदमी भी चेहरे पर गुस्सा लिए खड़ा था। एक नामी खानदान होने की वजह से इस परिवार में ऐसे खून खराबे होना आम बात थी, पर जिसने इसे किया था इसे देखकर शौर्य के पिता आरव जुनेजा काफी गुस्से में थे। शेरा बगल में ऐसे बैठा था मानो वो कोई खास मूवी देखने बैठा हो, बस पॉपकॉर्न की कमी होगी। आरव जुनेजा के पीछे उनका सेक्रेटरी खड़ा था। उसकी आंखों पर पहने चश्मों से पता चल रहा था कि वो एक पढ़ाकू टाइप का इंसान है। उसने अपने चश्मे को नाक पर एडजस्ट किया और अंदर का नज़ारा देखने लगा। तभी उसकी नज़र दरवाजे के बाहर खड़े बंटू पर गई और वो कांप उठा। फिर भी उसने अपने आप डरने नहीं दिया और खुद को शांत करके वैसे ही खड़ा रहा। वो भी देखना चाहता था कि अब आगे क्या होने वाला है। आरव जुनेजा भारी कदमों से आगे की ओर आते हुए शौर्य और लाशों के बीच खड़े होकर थरथराते हुए शौर्य की ओर उंगली करके बोले, नालायक औलाद, खूनी कहीं के, तुमने ये जो किया तुम्हें पता है इसके परिणाम क्या होते हैं? अगर ये बात बाहर पता चली तो हर कोई मेरे परिवार पर थूकेगा। तुम क्यों नहीं सुनक से कुछ सीखते? तुमने मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। शौर्य, तुम कब सुधरोगे? शौर्य ने लापरवाही से अपनी पीठ पीछे टिकाए और आराम से नजर उठाकर अपने सामने खड़े इस आदमी को देखा और फिर अपनी मां की ओर देखकर बोला, ये आदमी कौन है जो इतना भौंके जा रहा है? क्या आप मुझे बता सकती है? क्योंकि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है। शौर्य की बात सुनकर उसकी मां और भी तमतमा गई। उसने गुस्से से कहा, बस करो शौर्य, तुम कब तक ऐसे मेमोरी लॉस होने का नाटक करोगे? कम से कम अपने डैड की तो इज्जत करो। शौर्य ने यह सुना तो अब उसकी नज़रें बदल गई और आरव को वह ऊपर से नीचे घूरते हुए देखने लगा। शौर्य ने फिर धीरे से खड़े होते हुए अपने चौड़े कंधे झटके और हल्के कदमों से आगे आकर आरव जुनेजा को पास से घूरने लगा। शौर्य को ऐसी हरकत करते देखकर आरव का सिर चकराने लगा,
पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी शौर्य उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, तो तुम इस शरीर के असली पिता हो? अच्छा है, पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अगर तुम मेरे असली पिता हो तो यहाँ आने के बाद मुझ पर चिल्लाने की बजाय तुमने मुझे पिछले 3 दिनों से मैं कहाँ था ये क्यों नहीं पूछा? और वो तो छोड़ो, तुमने मुझे सीधा ऐसे इस मामले में भी दोषी करार दिया। क्या तुमने अपनी इस पत्नी से तो पूछने की कोशिश की कि इस रक्तपात का कारण क्या है? शौर्य के सवाल सुनकर आरव ने तुरंत अपनी नज़र अपनी पत्नी की ओर फेरी। शौर्य की माँ एक नामी खानदान की लड़की थी। उसने कम उम्र में ही बसीनेस और कल्टिवेशन ऊंचा मुकाम प्राप्त किया था। उसके जैसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति को आज यहाँ चुपचाप खड़े होकर ये सब सुनते हुए देखकर आरव को भी हैरानी हो रही थी। अंत में शौर्य की माँ धीरे से बोल पड़ी, हमारे बटलर ने शौर्य को घर के कपड़े धोने के आदेश दिए थे। ऊपर से उसने बहुत कुछ और भी कहा था। उसने सीधे सीधे शौर्य के साथ ऐसा बर्ताव किया था मानो वो इस घर का कोई आम नौकर हो, मालिक नहीं। इतना कहकर शौर्य की माँ शिलावंती उर्फ शिला चुप हो गई। तभी उस चालक दिखने वाले नौकर ने आगे आकर घर की वीडियो फुटेज आरव को दिखाए। आरव ने भी गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। फिर एक टिपिकल पति की तरह अपनी पत्नी से बोलने लगा, तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे को बचाने की बजाय सीधा नौकरों की बात सुनकर सीधा उसे ही सजा देने चली थी। तुम जैसी औरत मैंने जीवन में नहीं देखी। तुमने किसी की बातों को सुनकर शौर्य को सीधा पकड़ने के आदेश दिए और उसे अपने गार्ड से कहकर मारने के लिए कहा। शेम ऑन यू, दिस इज रिडिक्यूलस। उसकी बातें सुनकर शौर्य ने भी ताली बजाई और बोला, अरे महोदय, आप उसे अकेली को क्यों दोष दे रहे हैं? आपने भी तो वही किया आते ही। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं तुमसे शांति से बैठकर कुछ बातें करना चाहूँगा। ऐसा कहकर शौर्य ने दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया। उसके बाद नौकरों को आंखों से इशारा किया और कहा, इन लाशों को ठिकाने लगा दो और जो अभी जिंदा है उन्हें बांधकर बंद कर दो। मैं कुछ देर में उन्हें यहाँ लाने के लिए बोलूँगा, तब ले आना। और हाँ, ये सारी गंदगी साफ कर दो और मेरे लिए हाथ साफ करने के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। शौर्य ने असली मास्टर की तरह एक के बाद एक ऑर्डर्स दिए और सोफे पर बैठ गया। उसके पिता और उसकी माँ दोनों अब तक अपने विचारों में इतने मगन हो गए थे कि दोनों कब सामने वाले सोफे पर आकर बैठे इसका उन्हें भी एहसास नहीं हुआ। फिर शौर्य ने बोलना शुरू कर दिया, तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा आप दोनों से, पर उससे पहले मैं आपको सच बता दूं कि मेरी सारी याददाश्त चली जाती है। अगर विश्वास ना हो तो आप क्रुआई सिटी पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। तब तक एक नौकर बड़े बेसिन में पानी लेकर आया। उसके अंदर शौर्य ने हाथ धोए और हाथ पोंछने के लिए इधर उधर देखने लगा। फिर उसने उठकर शिला के पल्लू को पकड़ा और हाथ पोंछा। शौर्य की इस हरकत से शिला ने अपने पल्लू को झटके से खींच लिया, पर शौर्य ने बिल्कुल बुरा नहीं माना और शांति से बोला, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या गलतियां इससे पहले की थी, पर मुझे फिर भी आप दोनों पर शक हो रहा है कि आप दोनों सच में मेरे मॉम डैड है। क्योंकि कोई भी माँ या पिता ऐसे सीधा अपने बेटे को सच्चाई बिना जाने दोषी करार नहीं करते। भले मेरी याददाश्त गई हो, फिर भी मुझे इतना तो दिखता है। फिर शौर्य ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और पानी के 2 घूंट पीने के बाद आरव की ओर देखते हुए बोला, क्या आपके घर में नौकरों को इतने अधिक अधिकार है कि आपके नौकर अपने ही मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करे? क्या आप दोनों को ये अजीब नहीं लग रहा? शौर्य के सवाल सही और सटीक थे। नौकरों द्वारा ऐसा बर्ताव करना सवाल खड़े करने वाला ही प्रसंग था। फिर एक बार शौर्य ने शिला को देखा और बोला, आप आते ही कह रही थी कि मैं हमेशा ऐसे ही बर्ताव करता हूँ, तो क्या आपके पास मेरी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए मेरे घर के पुराने फुटेज है? शौर्य के सवाल पर शिला ने आंखें बड़ी की, मगर फिर कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर उस नौकर को इशारा किया जो अपने हाथों में प्रोजेक्टर का कंट्रोलर लेकर खड़ा था। वो आगे बढ़कर उस कंट्रोलर को शुरू से प्ले करने जा ही रहा था कि तभी दरवाजे के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकने की आवाज़ आई। शौर्य के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि इस खानदान में हर बार ऐसी गाड़ी रुकने के बाद कोई ना कोई अंदर आता ही है। दरवाजे पर खड़ा सेक्रेटरी चुपचाप अपने फ़ोन से मैसेज भेज रहा था, जिसे शेरा अब तक उसकी बगल में खड़े रहकर देख रहा था, पर उसे पढ़ने नहीं आता था तो वो बस उसे देख सकता था। फिर भी शेरा को यहाँ कुछ गड़बड़ लगी तो उसने उस पर अपना ध्यान बनाए रखा था। जैसे ही दरवाजे के पास कदमों की आवाज़ आई, सभी की नज़रें उस ओर गई। बाहर से एक जवान शौर्य की उम्र का लड़का चेहरे पर मुस्कान लिए एकदम रुबाब के साथ सूट बूट पहनकर अंदर आ रहा था। उसे देखकर सेक्रेटरी की आंखों ने कुछ इशारा किया और फिर उसने सिर हिलाकर उसे सैल्यूट किया। वो लड़का लंबे कदमों के साथ आते ही बोल पड़ा, शौर्य मेरे भाई, तुम कब ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करोगे? मॉम और डैड पता है तुम्हारे लिए कितने परेशान रहते हैं। तुम्हारी चिंता में मॉम 2 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पाए। उसकी बात खत्म होते ही वो चेहरे पर नकली मुस्कान लिए माँ के पास बैठ गया और उनके हाथ को अपने हाथों में लेकर बड़ी ही दर्द भरी आवाज़ में बोला, मॉम, आपने मुझ ऑफन को सहारा दिया, मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा रह सकता हूँ। अब आप प्लीज़ शौर्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। मैं उसे समझाऊंगा कि ऐसे ना करे।
शौर्य ने ये सुना तो अपने पिता आरव को देखकर ठंडी आवाज में बोला, अब ये औलाद कौन है? जहां तक मुझे पता है मैं आपकी इकलौती औलाद हूं। फिर ये लावारिस औलाद किसकी है जो आपको मोम और डैड बोल रहा है? क्या मैं अकेला काफ़ी नहीं था आपके लिए? शौर्य का ऐसा अंदाज और ऐसी भाषा आरव और शिला ने कभी सुनी नहीं थी। ऊपर से उसके सवाल लगभग जायज भी लग रहे थे, पर वहीं अभी अभी आया सुनक इसे भांप नहीं पाया कि शौर्य ने सारा पगड़ा अपनी ओर कर लिया है और इस वक्त वो शौर्य के गेम में सिर्फ एक प्यादा बनकर आया हुआ है। सुनक ने चिंता जताते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो शौर्य? मानता हूं कि मैं एक अनाथ हूं, पर तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझे खुद मोम और डैड ने इस घर में लाया है। तुम उनके डिसीजन पर ऐसे सवाल खड़े नहीं कर सकते। ये सुनकर शौर्य ने आंखें उठाए और बोला, अब अगर तेरी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई हो तो जरा मुंह बंद रख। तू अगर मुंह नहीं खोलेगा तो कोई तुझे गूंगा नहीं कहेगा। शौर्य को ऐसे सुनक के साथ बात करते सुनकर आरव ने गुस्से से कहा, यह क्या तरीका है शौर्य अपने भाई से बात करने का? अभी के अभी उससे माफी मांगो। शौर्य ने यह सुना तो तीखी नजरों से आरव को देखा और शौर्य की वो नजरें ही आरव को चुप करने के लिए काफी थी। शौर्य ने फिर उस नौकर को इशारा किया और बोला, मेरी इस घर के अंदर रिकॉर्ड की गई सारी मेमोरीज प्ले करना शुरू कर दो, शुरू से, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मैं सच में इनका बेटा हूं या मुझे उठाकर लाया गया है। क्योंकि अब तो मुझे शक हो रहा है कि ये दोनों मेरे असली माँ बाप नहीं है। शौर्य की बातों में तीखापन और उन दोनों से शिकायत थी जिस वजह से आरव और शिला उसे ऐसा करने से रोक नहीं सके। पर जब मेमोरीज प्ले करने की बात आई तो अचानक सुनक उठ खड़ा हुआ और बोला, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मॉम और डैड तुमसे कितना प्यार करते हो और तुम ऐसी हरकत करके उनके विश्वास को तोड़ रहे हो। मैं कहता हूं अभी के अभी इसे रोक दो वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शौर्य ने अब इसकी बकवास काफी सुन ली थी। शौर्य तेजी से अपनी जगह से उठा और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने सुनक का जबड़ा जकड़ लिया और उसे झटका देकर ढीला कर दिया। अब सुनक कुछ भी नहीं बोल सकता था। सुनक अचानक अपना जबड़ा पकड़कर अजीब आवाज करते हुए नीचे बैठ गया। शौर्य ने ठंडी नजरों से सुनक को देखा और बोला, अब जब तक सारी फुटेज प्ले नहीं होती तब तक तू कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर तुमने जरा भी आवाज की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सुनक अपने जबड़े को पकड़कर नीचे बैठ गया। शिला तुरंत उसे मदद करने जाने वाली थी पर शौर्य के बस एक नज़र ने उसे रोक दिया। शिला वापस अपनी जगह पर बैठ गई। प्रोजेक्टर पर शौर्य की शुरुआत से मेमोरीज प्ले होने लगी। शुरुआत शौर्य के जन्म से ही थी। हॉस्पिटल में उसके माता पिता उसे गोद में लेकर घूम रहे थे। फिर कुछ और चेहरे भी इसमें दिखाई दे रहे थे। उसके बाद शौर्य की बाल्यावस्था और फिर कुमारावस्था की मेमोरीज प्ले हुई। सभी को शौर्य बड़े ही ध्यान से देख रहा था। हर वीडियो में उसका और उसके परिवार का रिश्ता काफ़ी मजबूत और प्यार भरा दिख रहा था। पर अचानक जब शौर्य 16 साल का था वहां से इन वीडियोज़ में बदलाव दिखाई देने लगे। पहला वीडियो था जहां सुनक और शौर्य सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे। पीछे चल रहा सुनक अचानक खुद से गिर गया और फिर बाद में उसने इसका इल्ज़ाम शौर्य पर लगा दिया। वीडियो में सुनक की आवाज़ और ये सारी घटना साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस घटना के बाद शौर्य को उसके पिता ने चमड़े के बेल्ट से पीटा था। इसी घटना के बाद उसके पिता ने उसका अलाउंस बंद कर दिया था और उसे ऊपर के कमरे से नीचे बने कोने वाले कमरे में रहने के लिए भेज दिया। अगली वीडियो प्ले होने जा रही थी तभी शीला ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली, क्योंकि इस वीडियो में वही नौकरानी जिसे शौर्य ने कुछ देर पहले मार दिया था वो शौर्य के कमरे में जाकर बाहर आई। फिर अगले वीडियो में सुनक ने शौर्य पर उसके माता पिता का लॉकर चुराने का आरोप लगाया। इस बार खुद शिला ने अपने गार्ड से कहकर शौर्य को जमकर पीटा था। शौर्य अभी भी शांति से देख रहा था। उसने इस दौरान ये भी देखा था कि किस तरह शौर्य अपने पिता और मां का विश्वास जीतने के लिए उनकी सेवा करता था पर हर बार उसे ताने ही मिले। अगला हादसा सामने आया उस दौरान का जब शौर्य और सुनक स्कूल से वापस आए। शौर्य के कपड़े फटे हुए थे और सुनक एकदम ठीक ठाक लग रहा था। सुनक के हाथ में ट्रॉफी थी और शौर्य के हाथ में कुछ नहीं। इस बार सुनक ने बताया कि शौर्य स्कूल में सिर्फ झगड़ता और उसे परेशान करता है। इस बार भी शौर्य के शरीर पर बने जख्मों को बिना देखे आरव ने उसे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिए और लात मारकर कमरे में बंद कर दिया। इधर नीचे बैठा सुनक ये सब आंखें बड़ी करके देख रहा था। उसे अब अपना अंत नजर आ रहा था। दरवाजे पर खड़ा सेक्रेटरी कांप रहा था। आखिरी वीडियो 3 दिन पहले का था जब स्विमिंग पूल के पास सुनक और शौर्य बात कर रहे थे और अचानक शौर्य के बिना कुछ किए ही सुनक पानी में गिर गया। सुनक को पानी में गिरते देखकर शिला ने उसे बाहर निकाला और शौर्य को पानी में तब तक डुबाया जब तक वो बेहोश नहीं हुआ। शिला अपने इस एक्शन से अंदर ही अंदर शर्मसार हो गई थी। शौर्य ने फिर आगे देखा कि बेहोश शौर्य को बंटू और उसके आदमी गाड़ी की डिक्की में डालकर ले गए हैं। जब आरव और शिला ने आखिरी फुटेज देखा तो वो अंदर ही अंदर सिमट गए। शौर्य ने अपने हाथों को फैलाया और फिर तंजभरी नजरों से दोनों को देखकर बोला, ओह तो ऐसा है। मुझे लग ही रहा था कि मैं तुम्हारी औलाद कैसे हो सकता हूँ।
इन मेमोरीज से मुझे ये तो पता चल ही गया कि घर के अंदर इतने सारे कैमरे होने के बावजूद आप लोगों ने इस लावारिस की बात सुनी और मुझे हर तरह से प्रताड़ित किया। ऐसा तो सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके दिल पत्थर के होते हैं, जो एक माँ बाप बनने के लायक नहीं होते। शेम ऑन यू बोथ ऑफ यू। ऐसा कहकर शौर्य ने मुंह बना लिया और पैर मुड़कर सीधा बैठ गया। अब जब असलियत सामने आ ही गई थी तो वो देखना चाहता था कि उसके माता पिता इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे। क्या आरव और शिला अपनी गलती स्वीकार करेंगे? क्या सुनक को इस बार दोनों सजा दिलाएंगे? क्या घरवाले अपनी गलती को मानकर इस मामले की जांच करेंगे? कब होगी शौर्य के कलिट्वेशन की शुरुआत? कब जागेगी सिस्टम? दूध का दूध और सुनक का सुनक। शौर्य और शेरा घर के सोफे पर बैठकर सामने की ओर देखे जा रहे थे। इस वक्त आरव जुनेजा और शिला जुनेजा अजीब सा चेहरा बनाकर नीचे घुटनों पर बैठे सुनक को देखे जा रहे थे। वहीं आरव का सेक्रेटरी अपना सिर दरवाजे से बाहर निकालकर बार बार बंटू को इशारा कर रहा था, पर बंटू था कि अपनी जगह से उठने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो मन ही मन दांत भींचते हुए बोल रहा था, अबे पागल इंसान, तुझे पता नहीं पर अंदर जीती जागती मौत बैठी है। वो पागल कुत्ता तुम्हें एक ही निवाले में निगल जाएगा। मरवाएगा क्या पगले? तुझे मरना है तो खुशी से मर, पर मुझे इसमें मत खींचना। ऐसा कहकर बंटू ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। सेक्रेटरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने खुद तीर लेने की सोची और दरवाजे से अंदर की ओर आते हुए आरव के पीछे खड़े होकर अपनी ईगा को अपनी आवाज में घोलकर बोलने लगा, सर आपने जो देखा ये एडिटेड फुटेज हो सकती है। आपको पता है कि मास्टर शौर्य हमेशा ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल करते आए हैं। प्लीज़ आप इस बात की जांच कीजिए। इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी की बातें इतनी परिणामकारक थी कि आरव का चेहरा वापस से सख्त हो गया। उसने शौर्य की ओर उंगली उठाई और फिर एक बार गुस्से से कहा, शौर्य मैं जानता हूं कि तुम खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो, पर तुम्हें ऐसी गंदी चाल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने ऐसे एडिटेड फुटेज दिखाकर हमारे परिवार का नाम खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। शेम ऑन यू। आरव को ऐसे अचानक अपना सुर बदलते देखकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई। तभी शीला को भी अचानक हौसला मिला और उसने गुस्से से कहा, शौर्य इसका मतलब ये एडिटेड फुटेज दिखाकर तुम ये साबित करना चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सुनक का हाथ था। तुम इतने नीची सोच के होगे ये मैं सोच भी नहीं सकती। मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करूंगी और तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कहती हूं। तभी शौर्य ने हाथ उठाकर शिला को रोकते हुए कहा, रुकिए, जरा रुकिए। ऐसा कहकर शौर्य वास खड़ा हो गया और आरव की आंखों में देखकर बोला, मिस्टर आरव जुनेजा, क्या आपने इस फुटेज की जांच की है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है जो ये प्रूव कर सके कि ये फुटेज एडिटेड है? आपने इतनी आसानी से इस आदमी ने आपके कान में कुछ कहा और आपने मान लिया, पर आपका अपना खून जो कह रहा है उस पर आप एक बार भी विश्वास कर नहीं रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप मेरे असली माँ बाप तो हो ही नहीं सकते। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो पहले इस फुटेज की जांच करो। अगर ये फुटेज एडिटेड नहीं हुई तो फिर इस सेक्रेटरी का सिर भी आज जाएगा। ऐसा कहकर शौर्य वापस सोफे पर बैठ गया और सेक्रेटरी को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। आरव कुछ कहता उससे पहले ही वह समझदार नौकर आगे आया और उसने कहा, मैडम, सर अगर आप कहे तो मैं किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को यहाँ बुला लूँ। उसके सवाल पर शौर्य भी उसे नई चमक के साथ देखने लगा, पर सेक्रेटरी तुरंत बीच में बोला, नहीं, हम तुम पर विश्वास नहीं करते। हम हमारी कंपनी के एक एक्सपर्ट को यहाँ बुलाएंगे। तभी शौर्य बोल पड़ा, मुझे भी तुम्हारे लोगों पर विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई तीसरा आकर इसे जांचे, कोई ऐसा जो आपको या आपके सेक्रेटरी को ना जानता हो। अगर ऐसा नहीं तो भूल जाओ। शौर्य की बात सुनकर सेक्रेटरी सिमट गया, क्योंकि शौर्य की नज़रें उसे काटकर खा जाने को इच्छा से धधक रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और अपना फ़ोन लगाकर किसी से संपर्क किया और फिर शौर्य को देखकर बोला, मैंने एक ऐसे आदमी को बुलाया है, उसे तुम भी कुछ नहीं कह सकते और मैं भी नहीं, क्योंकि ये सीधा सरकारी फॉरेंसिक से संबंध रखता है। ये सुनकर शौर्य ने सांस भरी और पीठ टीकाकार बैठ गया, पर सेक्रेटरी बेचैन हो चुका था। उसने फिर एक बार अपना मुंह खोला और कहा, सर आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी सरकारी एजेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो हमारा इत्मीनान मैटर बाहर आ जाएगा और लोगों की चर्चा का विषय बन जाएगा। ये सुनकर आरव एक और बार अपने विचार बदलते हुए देखकर शौर्य तुरंत बोला, मिस्टर सेक्रेटरी, जहां तक मुझे पता है तुम भी तो बाहरी हो। हमारे इंटरनल फैमिली मैटर्स में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। तुम किस अधिकार से यहाँ इंटरफेयर कर रहे हो? शौर्य के सवाल पर सेक्रेटरी का मानना मुंह काला पड़ गया। उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए आरव की ओर देखा। आरव ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी शौर्य बोला, अगर आप इसकी बात सुनते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आपको अपने खून से ज़्यादा किसी गंदी नाली के खून पर विश्वास है। ये सुनकर आरव बिना कुछ बोले चुप बैठ गया। लगभग आधे घंटे तक घर में किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। सभी लोग चुपचाप एक दूसरे को घूरते हुए बैठ गए। इस दौरान शेरा पूरे घर में यहाँ वहाँ घूमकर जो कीमती चीज़ है उसे माप करके रख रहा था। जब भी समय मिलेगा ये सारी कीमती चीज़ें उसका शिकार होने वाली थी।
शौर्य ने ये देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वो अच्छे से जानता था कि शेरा ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। जब शेरा बाहर आया तो बंटू लगभग उसकी पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, बॉस मुझे मत मारो। आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे जिंदा छोड़ दो। बंटू को ऐसा करते देखकर शेरा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तू सच में अपना लायकी बनने के लिए अच्छा बकरा है। चिंता मत कर, मैं भाई से कहकर उसे तुझे मारने नहीं दूंगा। बस इतना याद रखना कि अंदर जाने के बाद सिर्फ सच बोलना, सच के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर अपनी नाक चढ़ाकर शेरा अंदर चला आया। शौर्य के बगल में आकर शेरा बैठ गया और अपने चारों पैरों को फैलाकर बड़ी ही बेशर्मी से पेट ऊपर करके लेट गया। एक मामूली कुत्ते को ऐसे बर्ताव करते देखकर शिला का चेहरा और भी बिगड़ गया। आरव को भी बेहद गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को रोके लगा। वो बस सच जानने के बाद अपनी इस बिगड़ी औलाद को अच्छे से सूतने की तैयारी में था। अगर आरव चाहे तो शौर्य को कब का काबू में कर चुका होता, क्योंकि उसका कल्टिवेशन काफ़ी ऊंचा था। पर इस वक्त उसका एक मन इस सच्चाई को जानना चाहता था। तभी दरवाजे के बाहर सायरन बजने की आवाज़ आए और एक डैशिंग यंग मैन कहे ऐसा आदमी नीली पुलिस की वर्दी पहने लड़का अंदर आ गया। जब शेरा ने एक और लड़के को अंदर आते देखा तो उसने चिढ़कर कहा, एक और लड़का यहाँ आ गया। साला इस दुनिया में उस लड़की के अलावा कोई खूबसूरत लड़की बची भी है या नहीं? साला सारा मूड खराब कर दिया। शौर्य शेरा की बात को सुन सकता था और इसे सुनने के बाद शौर्य के ओंठ गुस्से से कांप उठे। पर शेरा फिर भी पेट ऊपर करके बेशर्मी से लेटा रहा। उस लड़के ने आते ही चारों तरफ नजर घुमाए और आरव के पास आकर बोला, जुनेजा अंकल कहिए क्या ऐसी मुसीबत आई है जो अपन मुझ जैसे इनका काम करने वाले को बुलाया है। इस पर आरव कुछ कह पाता उससे पहले शौर्य ने उस नौकर को इशारा किया और कहा, ये एक वीडियो फुटेज है। मेरे डैड का कहना है कि ये एडिटेड फुटेज है। इनका कहना है कि ये नकली वीडियो है जिसे मैंने जानबूझकर बनाया है। पर आप पुलिस वाले हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी 3 दिन पहले की सारी याददाश्त जा चुकी है। मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैंने अपनी मेमोरी को जांचने की कोशिश करने के लिए इस वीडियो को प्ले किया तो उसके अंदर दिखाई दे रहे कुछ फुटेज मेरे पिता के हिसाब से मैंने जानबूझकर एडिट किए हैं। कृपया आप इसे चेक करें और इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करें। उस लड़के ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और फिर उसके चेहरे पर अजीब भाव प्रकट हो गए, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा और सीधा उन वीडियो फुटेज को लिया और उन्हें चलाकर जांचने लगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़के के चेहरे पर सख्त भाव प्रकट होने लगे थे। जब सारी फुटेज को जांच लिया गया उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसने गुस्से से झल्लाते हुए कहा, अंकल आपके जैसा बेवकूफ़ और गया गुजारा इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आपके जैसे माँ होने से अच्छा कोई अनाथ हो पैदा हो। ऊपर से आप लोग एक अनाथ को पालने का दिखावा करके लोगों की वाहवाही लूट रहे हो। शेम ऑन यू। ऐसा कहकर वह लड़का उठकर खड़ा हो गया और शौर्य को देखकर बोला, ब्रो शौर्य अगर तुम इनके साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं अभी अपने डैड से बात करके तुम्हारे अडॉप्टेशन की बात करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर में एक पल और रुको। ये लोग इंसान नहीं हैवान है। इनके जितना अकल का अंधा मैंने कभी नहीं देखा। उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरव का चेहरा और भी बिगड़ गया। तभी सेक्रेटरी ने आगे आकर उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, माइंड योर वर्ड्स ऑफिसर, दिस इज नॉट योर डिपार्टमेंट। अपनी जो भी औकात दिखानी है वो यहाँ से बाहर दिखाओ। शौर्य ने अब तक इसकी बकवास काफ़ी सुन ली थी। शौर्य के चेहरे पर मुस्कान झलक उठी। उस मुस्कान को देखकर आरव, शिला, सुनक तुरंत समझ गए कि सेक्रेटरी को अब शौर्य से कोई नहीं बचा सकता। तभी उस लड़के ने बीच में ही कहा, एक बात पहले क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है वो रियल है। और हाँ मैं ही क्या, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करता इन लोगों पर। ऐसा कहकर वह लड़का सीधा दरवाजे से होते हुए बाहर निकल गया। उसने जाते जाते शौर्य को एक नज़र देखा और बस इतना ही कहा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इतना कहकर वह निकल गया। इधर शौर्य मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और अपने शरीर को मरोड़े देते हुए सेक्रेटरी के सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टर सेक्रेटरी, जब से आप आए हैं मैं तब से देख रहा हूं कि आप बार बार मेरे डैड को मेरी बातों पर विश्वास करने से रोक रहे हैं। और देखो मेरा पागल बाप तुम्हारी बातों पर आसानी से विश्वास कर रहा है पर मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास कर नहीं रहा है। लगता है तुम्हारी आवाज़ में कुछ जादू है। बस इतना शौर्य ने कहा और उसकी गर्दन को दबोच लिया। शौर्य ने गुस्से से उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से दबाते हुए कहा, इसी गले से तुम आवाज़ निकालकर मेरे बाप का दिमाग खराब कर रहे हो ना? कैसा रहेगा मैं तेरे इस आवाज़ को ही बंद कर दूं। अगले ही पल सेक्रेटरी छटपटाने लगा। उसने अपनी पूरी ईदा को सर्कुलेट किया और पूरी ताकत से शौर्य के हाथ से छूटने लगा। उसके शरीर की ईदा सक्रिय होते ही वो उसके ऊर्जा केंद्र में सर्कुलेट नहीं हो रही थी जो कि एक कॉमन कल्टिवेटर के पास होती है, पर वो उसके गले में हो रही थी। जैसे ही उसकी ईदा गले से निकलने लगी शिला और आरव के चेहरे का रंग उड़ने लगा। शिला ने दबी आवाज में कहा, ये तो साउंड कल्टिवेटर है। आरव ने भी गुस्से से खड़े होते हुए अपनी आभा को प्रकट किया और गुस्से से सेक्रेटरी को देखने लगा।
उसने गुस्से से कहा, तभी मैं सोचूं कि जब भी तुम कुछ कहते थे तो मैं उसे आसानी से क्यों मान रहा था। तो तुम अपनी आवाज़ का यूज़ करके मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने भाई से भी ज़्यादा विश्वास किया था, पर तुमने मेरे ही साथ धोखा किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज ही मैं तुम्हारे सारे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कहकर आरव किसी घायल शहर की तरह सेक्रेटरी पर लपक पड़ा। शौर्य ने उसे किसी गेंद की तरह उछल दिया और सीधा आरव के सामने फेंक दिया। आरव ने अपने हाथों पर थंडर एलिमेंट को प्रकट किया और धारदार बिजलियों को उसके शरीर में उतार दिया। सेक्रेटरी कुछ समझ पाता उससे पहले उसका शरीर किसी भुने मांस में बदल गया। आरव ने फिर अपनी नज़र सुनक पर घुमाई। इस वक्त आरव के सिर पर खून सवार था और आंखों में खून उतर चुका था। सुनक ने पहली बार आरव को इतने गुस्से में देखा था। वही शिला अभी भी गहरे सदमे में थी। सुनक का जबड़ा डिस्लोकेट हुआ था, जिस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। वो हड़बड़ी में खड़ा हुआ और बाहर की तरफ दौड़ने लगा, पर शौर्य की आवाज़ ने आरव और सुनक को जगह पर रोक दिया। सुनक, मेरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से भागने की? अभी और सच बाहर आना बाकी है। शौर्य का इतना कहना ही था कि अचानक सुनक के रोंगटे खड़े हो गए। सुनक वहीं पर जमकर खड़ा हो गया। तभी शेरा, जो इतनी देर से लेटा हुआ था, भारी आवाज में बोला, बंटू मेरे बच्चे जरा अंदर आ और इस फिल्म का क्लाइमैक्स सुना जरा। शेरा की आवाज कानों पर पड़ते ही बंटू थरथराते कदमों से अंदर आया। उसे देखकर आरव एक बार फिर हैरानी से शौर्य को देखने लगा। तभी शौर्य ने अगली घटना दोहरानी शुरू की। आज जिन बॉडीगार्ड्स को आपने मुझे लेने के लिए भेजा था, ये उनका लीडर था। अब आप तो अच्छे से जानते हैं कि ये आपका गार्ड नहीं है, पर ये मुझे कैसे लेने आया होगा। शौर्य ने फिर एक शांति भरे भाव को चेहरे पर लिए किसी शादी की तरह बोलना शुरू किया। जैसे कि आपने आखिरी फुटेज में देखा कि मुझे बेहोश करने के बाद जो लोग मुझे घर से लेकर चले गए थे, उनमें भी ये आदमी था। तो मैं बताना चाहूँगा कि असल में उसके बाद क्या हुआ। उस दिन इन लोगों ने मुझे क्रुआई सिटी के जंगल में लाया और वहाँ इन लोगों ने मेरे कल्टिवेशन को बर्बाद किया और मुझे वहाँ मारकर फेंक दिया। उसके बाद कल शाम एक मीटेरॉइड उस जंगल में मेरे शरीर पर गिरा और मेरे शरीर में कुछ बदलाव हुए और मैं वापस जीवित हो उठा। पर समस्या यह है कि मैं अपनी पुरानी सारी याददाश्त भूल चुका हूँ। अब शौर्य ने बंटू को देखा और इशारा किया। बंटू ने तुरंत किसी तोते की तरह बोलना शुरू किया, जुनेजा सर, मैडम, मैंने ये सब कुछ मास्टर सुनक के कहने पर किया था। उन्होंने मुझे इसके लिए 2 करोड़ रुपए दिए थे। पर आज मास्टर शौर्य जब जीवित होकर लौटे तो मुझे सेक्रेटरी का फ़ोन आया और मैं आज मास्टर शौर्य को मारने के लिए वापस चला गया। पर मुझे पता नहीं था कि आज के मास्टर शौर्य और उस दिन के मास्टर शौर्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने मेरे सभी आदमियों को रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ यहाँ सच्चाई बताने के लिए लाया है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा कहकर बंटू बार बार शेरा को देखकर इशारे करने लगा, पर शेरा चुपचाप दूसरी ओर नज़रें घुमाकर बैठा था। तभी एक तेज चमक चमकी और बंटू का सिर धड़ से अलग हो गया। शिला हाथों में तलवार लेकर खड़ी थी। इस वक्त उसकी नज़रें सुनक पर टिकी हुई थी। उसकी नज़रों को देखकर सुनक अंदर तक कांप उठा था। तभी शौर्य ने आगे बढ़कर सुनक के जबड़े पर लात मारी और उसकी आवाज़ वापस आ गई। वो गिड़गिड़ाते हुए शीला के कदमों में गिर गया और बोला, मॉम, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने तो बस इसे आप दोनों का प्यार पाने के लिए किया था। आई लव यू बोथ सो मच, प्लीज़ फॉरगिव मी दिस वंस। तभी शेरा उठकर खड़ा हो गया और आगे आते हुए बोला, लो हो गया दूध का दूध और सुनक का सुनक। अब इसके साथ क्या करना है ये इन दोनों पर छोड़ देना सही है। वैसे भी ऐसे लोग किसी के माँ बाप नहीं हो सकते। क्या आरव और शिला सुनक को माफ़ कर देंगे? क्या शौर्य असली शौर्य को न्याय दिला पाएगा? क्या सिर्फ सुनक ही एकमेव शौर्य का दुश्मन था या कोई बड़ी साजिश इसके पीछे छुपी हुई है? वो जाग गई। शौर्य ने बड़े आसानी से सेक्रेटरी और सुनक का सारा स्वांग शिला और आरव के सामने खोलकर रख दिया था। उन्हें समझ आ चुका था कि इन दोनों ने मिलकर शौर्य को फंसाया था और इन दोनों द्वारा शौर्य पर अमानुष छल किया गया है। साथ ही ये दोनों खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि आरव ने सेक्रेटरी को वहीं पर मार दिया। उसके बाद बंटू ने आकर सुनक के सारे ड्रामे का क्लाइमैक्स लिख दिया। जब शेरा ने शौर्य को सलाह दी कि उसे वो अब सुनक के साथ क्या करना ये उसके माँ बाप पर छोड़ दे, तो इसे सुनकर आरव और शिला के शरीर में कामकंपी दौड़ गई। क्योंकि बोलने वाला जानवर वही होता है जिसका एम्परर रेल्म का कल्टिवेशन लेवल होता है। उन दोनों ने एक दूसरे को एक नज़र देखा और समझ गए कि शौर्य के ऐसे बेबाक हरकतों के पीछे ये शक्तिशाली जानवर ही होगा। उन्होंने बिना देरी किए सुनक को पकड़ा और उसे शौर्य के सामने बिठाया। शौर्य ने अपने एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाई और सुनक को तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ सुनक, तुम तो बड़े आज्ञाकारी बेटे बनने का नाटक करते हो। अब क्या हुआ, अब कुछ नाटक करके दिखाओ। ज़रा मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम्हारे ये अडॉप्टिव पेरेंट्स तुम्हें माफ़ करेंगे या नहीं। शौर्य की बात सुनकर सुनक वापस शीला के पैरों पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसके गिड़गिड़ाने का इस बार शीला पर कोई असर नहीं हुआ। इस वक्त शीला की आंखें भर आई थी।
उसने दांत भींचते हुए सुनाई को गले से जकड़ लिया और उठाते हुए कहा, गंदी नाली की पैदाइश, तूने मेरे घर में आकर मेरे असली बेटे की जगह लेने के लिए बार बार उसे फंसाया और मुझसे ऐसा सब कुछ करवाया जो एक माँ अपने बेटे के साथ कभी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसी धीमी और दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम इसके बाद किसी माँ की भावनाओं के साथ कभी नहीं उलझोगे। ऐसा कहकर शिला ने अपने हाथ में तलवार ली और उसने सुनक के शरीर पर छोटे छोटे घाव बनाना शुरू किया। ये घाव ज़्यादा गहरे नहीं है पर इन्होंने उसके शरीर की सभी ऊपरी नसों को पूरी समझदारी के साथ काट दिया था। सुनक तड़पड़ने लगा, पर आरव और शिला के तो मानो खून सवार था। उन्होंने एक बार भी उसकी आवाज़ और बातों पर ध्यान नहीं दिया और दोनों ने मिलकर उसके शरीर पर लगभग 1000 से भी ज़्यादा हल्के ऊपरी घाव दे दिए। कुछ देर बाद फिर एक बार पूरा हॉल खून की बूंदों से भर गया था। सुनक इस वक्त बेजान होकर गिरने की कगार पर था। जब सुनक को लगा कि अब वो जीवित नहीं बच सकेगा तो उसने बोलना शुरू कर दिया, पागल औरत, तुझे क्या पता कि मुझे यहाँ तुम्हारे पास एक योजना की तहत भेजा गया था। अब वैसे भी मैं मारने वाला हूँ तो तुम दोनों को बता दूं कि मुझे किसी बाहरी ताकत ने यहाँ भेजा था तुम्हारे घर को तोड़ने और इसे तबाह करने के लिए। पर कोई बात नहीं, मैं इसमें सफल तो नहीं हुआ, पर जो तुमने शौर्य के साथ किया था उसके लिए वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा कहकर मुंह ऊपर करके सुनक पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर शिला ने उसके कंधों को झटकते हुए पूछा, मुझे जल्द से जल्द उस शक्ति का नाम बताओ जिसने इस साजिश को अंजाम दिया है। मैं तुम्हें कम दर्द वाली मौत दूंगी, वरना मेरा विश्वास करो कि मैं तुम्हारे परिवार को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी और उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। ये सुनकर सुनक हंस पड़ा और बोला, अरे पागल औरत, तुझे क्या लगता है कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा और तुम्हें सच बताऊंगा? इट इज़ इम्पॉसिबल, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। पर याद रखो कि मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बताऊंगा। तुम बस अब उस एनिमी के बारे में बस सोचती रहो। ऐसा कहकर सुनक और तेज हंसने लगा। धीरे धीरे सुनक की सांसें धीमी होने लगी। आरव सुनक की कॉलर पकड़कर उसे बारंबार एक ही सवाल पूछ रहा था, नाम बताओ उनका जिनके इशारे पर तुम यहाँ आए थे। मैं तुम्हें बचाऊंगा, बोलो नाम बोलो उनका। पर अब तक देर हो गई थी। सुनक की सांसें रुक गई थीं। आरव और शिला नाम ना मालूम होने पर हारकर जमीन पर बैठ गए। इधर शौर्य सब कुछ शांति से देख रहा था। वहीं एक नौकरानी उसे सेब छिलकर खिला रही थी। ये नज़ारा जितना डरावना था उससे भी अधिक ये अजीब भी था। सब कुछ शांति से चल रहा था। इस वक्त सिर्फ शौर्य के मुंह से निकल रही चबाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। इस भयानक शांति को तोड़ने वाली आवाज़ बार बार शिला और आरव को परेशान कर रही थी। पर जब भी उनकी नज़र अपने बेटे शौर्य पर पड़ती वो सब कुछ भूल जाते थे। इधर तभी अचानक शौर्य के सिर में शोर मच गया। ये शोर सिर्फ शौर्य को ही सुनाई दे रहा था। Congratulations host for acquiring the luck of Child of Destiny. System initializing. System rebooted. System activated successfully. होस्ट स्वागत नहीं करोगे मेरा? आखिरी में मैं आज जाग ही गई। तुम कितने लेजी हो, एक काम समय पर नहीं कर सकते। यहाँ आकर 3 दिन हो चुके हैं और आज तुमने इस मच्छर को मारा और मुझे लक वैल्यू दिलाई। मुझे तो बार बार लग रहा था कि तुम ये कब कर ही पाओगे या नहीं। सिस्टम को ऐसे चिल्लाते हुए सुनकर शौर्य ने भी उल्टा जवाब देते हुए कहा, वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जरा कुछ तो शर्म करो सिस्टम, ये किसकी गलती है? एक तो तुम्हारी वजह से मेरी लगी पड़ी है और तुम हो कि मेरे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगाए जा रही हो। अभी मेरे आने आओ। अगर मैंने तुम्हें मार मार कर लाल नहीं किया ना तो मेरा नाम भी शौर्य नहीं। भूलो मत कि तुम खुद सोई हुई थी और अब जाग चुकी हो। शौर्य का जवाब सुनकर अचानक सिस्टम में कुछ मैकेनिकल आवाज़ हुई और वो चुप हो गई। कुछ सेकंड्स के बाद सिस्टम ने माफ़ी तो नहीं मांगी मगर अपना रवैया जरूर बदल लिया। आपकी इनकन्वीनियंस के लिए खेद है। ये रही आपकी अपनी जानकारी। नाम शौर्य, रेस ह्यूमन डेमी गॉड, कल्टिवेशन NA फाइजिक हेवनली बॉडी होली बॉडी, करंट आइडेंटिटी जुनेजा खानदान का इकलौता वारिस, करंट मिशन चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से अपनी डेस्टिनी बचाना। शौर्य ने ये जानकारी आसानी से पढ़ ली क्योंकि ये सच में हिंदी और इंग्लिश में लिखी थी। पर ध्रुव लोक की भाषा का ज्ञान अब तक शौर्य को मिला नहीं था। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, होस्ट इस दुनिया में आते ही ब्रह्मदेवन ने मुझे आपको कुछ देने के लिए कहा था। ये रही वो कुछ चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत है। इस लोक का भाषा ज्ञान, इस लोक का पावर स्ट्रक्चर, इस लोक की सामान्य जानकारी, इस लोक की कल्टिवेशन सिस्टम की जानकारी, ईदर अडेप्टेशन की जानकारी। इन सभी जानकारी को होस्ट के माइंड में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 1.27%, 45%, 69%, 92.100%। डिंग होस्ट, आपके पास सारी जानकारी आ चुकी है। इसके आधार पर आप अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने के लिए रेडी है। इस दौरान मैं आपको हेवन और अर्थ से जन्म लेने वाले और कुछ यहीं पाए जाने वाले ट्रेशर्स रिवॉर्ड के तौर पर देते जाऊंगी। इसके लिए आपको चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को ढूंढकर हराना होगा। शौर्य अपने दिमाग में सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी को पचा रहा था। शौर्य को अब यहाँ पर लिखी जाने वाली सभी भाषाओं की लिपियों का ज्ञान हो चुका था।
शौर्य अब आसानी से यहाँ लिखे शब्दों को आसानी से पढ़ सकता था। ये ध्रुवलोक का एक ऐसा हिस्सा था जो इस आकाशगंगा के बीचों बीच बसा था। यहाँ ईगा और उसके कल्टिवेशन द्वारा यहाँ रह रहे इंसानों ने काफ़ी तरक्की की थी। ऊपर से जब शौर्य ने यहाँ के इतिहास को खंगाला तो वो हैरान हो गया। इस दुनिया का इतिहास बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही था, बस यहाँ विज्ञान और कल्टीवेशन दोनों का आधार लेकर देशों ने तरक्की की थी। इस वक्त शौर्य जिस ग्रह पर था उसका नाम हिरण्य था। इसका नाम हिरण्य इसलिए था क्योंकि ये अवकाश से सुनहरे रंग का दिखता था। इसका कारण भी आसान था क्योंकि इस ग्रह पर ओजोन की परत तो थी, पर उसके ऊपर ईंधन की एक भरी परत भी। ओजोन लेयर से जब देखा जाए तो ये नीला ग्रह दिखता था, पर जब ईंधन लेयर से ऊपर जाकर देखा जाए तो ये सुनहरा दिखता था। जिस देश में शौर्य रहता था उस देश का नाम क्रंदन था। पृथ्वी की तरह यहाँ भी एक महान राजा के नाम पर जैसे भारत था, वैसे ही क्रंदन नाम का राजा भी यहाँ महान समझा जाता था और उसके नाम से इसे क्रंदन नाम रखा गया था। यहाँ की सभ्यता काफ़ी हद तक भारतीय और पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभ्यताओं से मिलती थी, पर यहाँ पूजे जाने वाले देवता बिल्कुल ही अलग थे। यहाँ त्रिदेवों की जगह कोई और ही 3 देवता थे, वहीं अन्य छोटे देवता भी यहाँ मौजूद थे। इसीलिए यहाँ आने के बावजूद शौर्य को यहाँ खुद को समायोजित करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऊपर से भाषा की वाणी बिल्कुल पृथ्वी की तरह थी, बस उनकी लिखावट अलग थी। शौर्य ने इन सभी बातों को जानने के बाद यहाँ की कल्टीवेशन सिस्टम को उसने जांचा। इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर एम्परर रेल्म का था, पर शौर्य ने यह भी देखा कि यहाँ की सूर्यमाला में क्रंदन के अलावा अन्य भी ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है और उनके ऊपर भी जीवन का अस्तित्व है। इसका कारण यहाँ मौजूद ईंधन ऊर्जा अन्य ग्रहों पर मौजूद कल्टिवेटर एम्परर रेल्म से भी ऊंचे स्तर के है। बाकी सारी जानकारी उस पुलिस ऑफिसर ने बताई थी वैसी ही थी। अंत में शौर्य की नज़र ईंधन अडैप्टेशन पर पड़ी। इसके अनुसार वातावरण में स्थित ईंधन को शरीर में सोखने के लिए साधारण ध्यान करना होता है और अपनी मानसिक शक्ति और ईंधन के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। एक बार दोनों की फ्रीक्वेंसी समान हो जाती है तो ईंधन आसानी से उस कल्टीवेटर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद वह कल्टीवेटर उसे अपनी इच्छा से अपने नाभि में जमा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे यहाँ फिर ईंधन इकट्ठा होकर उस कल्टीवेटर को आवश्यकता अनुसार शक्ति और एलिमेंट्स का रूप लेकर मदद करती है। इस जानकारी को जानने के बाद शौर्य ने फिर बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और फिर अपने सामने देखने लगा। इस वक्त शिला और आरव गुस्से से उफन रहे थे, पर उससे भी ज़्यादा उनके चेहरों पर खुद की बेवकूफ़ी और आत्मग्लानि अधिक तीव्रता से झलक रही थी। शौर्य ने उन्हें एक नज़र देखा और फिर एक बार बोला, अब मैं आखिरी बार कहना चाहूँगा कि मेरी स्मृति चली गई है। अब आप कितनी भी कोशिश करके मेरे लिए प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे तो भी मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर शौर्य अपनी पीठ उनकी तरफ करके खड़ा हो गया। शौर्य भी अच्छे से जानता था कि जितने सेक्रेटरी और सुनक के चमचे इस घटना के लिए जिम्मेदार थे, उतने ही ये दोनों भी शौर्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। इसीलिए शौर्य इन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहता था। आरव के कंधे झुक गए और वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, शौर्य मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने खून पर विश्वास करने की बजाय किसी और की बातों में आकर हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इसके लिए तुम हमें जो सज़ा दो वो हमें स्वीकार है। बस हमें ऐसे पराये की तरह ट्रीट मत करो। तभी शीला ने भरी हुई आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, इस साउंड कल्टीवेटर की वजह से और सुनक की गंदी चालों से हम लोग बहक गए थे। हमें माफ़ कर दो शौर्य। हम वचन देते हैं कि ऐसा इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद शिला सुबक कर रोने लगी। शिला और आरव की अवस्था को देखकर सिस्टम बोल पड़ी, होस्ट मुझे लगता है कि तुम्हें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी इस घटना में कोई और भी होता तो उसके साथ भी तो यही होता। मुझे इन्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा गुस्सा होते हुए मन ही मन सिस्टम से कहा, सिस्टम तुम्हें पता है मैंने उस लड़के के शरीर में प्रवेश नहीं लिया, मैंने सिर्फ उसकी पहचान को स्वीकार किया है। असली शौर्य को इन लोगों ने पहले ही मार दिया है। और तुम्हें पता है उसके शरीर के साथ क्या हुआ। उसका शरीर जब मैं इस ग्रह पर आसमान से गिरा तो मेरे टकराने से कई टुकड़ों में बिखर गया। अब तुम ही बताओ, एक ऐसे अभागे इंसान की मृत्यु के जिम्मेदार लोगों को मैं कैसे इतनी आसानी से माफ़ कर सकता हूँ। मैं इन्हें वो हर दर्द महसूस कराऊंगा जो पहले वाले शौर्य ने महसूस किया था। फिर सोचेंगे कि इन्हें माफ़ किया जाए या नहीं। सिस्टम ने सुना तो एक सांस भरी और बोली, हाँ मैं भी किसके साथ बात कर रही हूँ। उस भैरव से जिसने अपने पृथ्वी के माँ बाप को अपने जीवन से कचरे की तरह निकाल फेंका और समरलोक में जिसने अपने बाप की साधना को नष्ट कर दिया। और ये तो बस तुम्हारे हमशक्ल के माता पिता है। मैं किससे माफ़ी की उम्मीदें लगा रही हूँ। ऐसा कहकर सिस्टम चुप हो गई। तभी शौर्य को कुछ याद आया और बोला, मेरा कल्टीवेशन नष्ट हो चुका है। क्या कोई और रास्ता है इसे फिर एक बार प्राप्त करने का। ये सुनकर शिला और आरव ने एक दूसरे को देखा और फिर थोड़ा सोचकर कहा, अगर तुम्हारा को कल्टीवेशन टूट गया है तो तुम्हारा कल्टीवेशन रिस्टोर करना अभी तक तो साइंस की मदद से संभव नहीं हुआ है। तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम तुम्हें कभी भी कल्टीवेशन ना होने से इन्फीरियर महसूस होने नहीं देंगे।
मैं खुद इस बात के लिए तुम्हारे साथ कई पावरफुल गार्ड्स को अपॉइंट करूंगा। बस तुम हमें पराया ना करो। दोनों की बातें सुनकर शौर्य ने गहरी सांस ली और कहा, क्या यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी है जहाँ मैं अपने शरीर को जांच सकूंगा? जैसे कि मैंने बताया था कि एक उल्का स्पेस से आकर मेरे शरीर में समा गई है, जिस वजह से मेरी फिजिकल पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं इसके बारे में अधिक जानना चाहता हूँ, पर मैं तुम लोगों को इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा। इतना कहकर शौर्य ने वहाँ खड़े समझदार नौकर को एक नज़र देखा और उसे स्माइल देकर वहाँ से निकल गया। शौर्य इस नौकर की समझदारी से काफ़ी खुश हो चुका था। उसकी वजह से आज शौर्य खुद को सच साबित कर पाया था। तभी सिस्टम की आवाज़ शौर्य के कानों पर पड़ी। डेस्टिनी विलियन डिटेक्टेड। होस्ट, ये लड़का डेस्टिनी चाइल्ड के विरुद्ध जन्म लेकर आया है। इसका टारगेट डेस्टिनी चाइल्ड होते हैं। अगर आप इसके साथ हाथ मिला लेते हैं तो आपको अन्य डेस्टिनी चाइल्ड जल्दी मिलेंगे। सिस्टम की सलाह सुनकर शौर्य थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, सिस्टम, जब से तुम जागी हो तब से डेस्टिनी चाइल्ड और डेस्टिनी विलियन की बात कर रही हो, ये है किस खेत की मूली? इस पर सिस्टम ने शौर्य के सामने पैनल खोला और स्क्रीन पर इसकी जानकारी प्रकट हो गई। होस्ट, तुम्हें इसे खुद पढ़ लेना होगा, क्योंकि यहाँ की ध्रुवलोक की चेतना मुझे मेरी आवाज़ से डिटेक्ट कर सकती है। ये सबसे सेंसिटिव जानकारी है। ये सुनकर शौर्य ने आंखें बंद की और अंतर्मन से उस स्क्रीन पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे जैसे शौर्य उसे पढ़ रहा था वैसे वैसे शौर्य का चेहरा और भी अधिक गंभीर होते जा रहा था। ऐसा क्या था उस जानकारी में? क्या शौर्य को पता चला है इस ध्रुवलोक का राज? क्या क्रंदन ग्रह पर शौर्य उभर पाएगा एक नई शक्ति बनकर? क्या शौर्य इस ईद ऊर्जा को कल्टीवेट कर पाएगा? फिजिकल टेस्ट की रिपोर्ट। शौर्य इस वक्त जुनेजा मैंशन के एक कमरे में खड़ा होकर सामने सिस्टम की स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी को पढ़ रहा था। जानकारी के अनुसार चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी उन लोगों को कहा जाता है जिनके शरीर में अधिक मात्रा में ईद ऊर्जा को समाहित करने की क्षमता हो। इस ध्रुवलोक पर जब से ब्रह्मा देव का नियंत्रण हट चुका है तब से यहाँ पर भाग्य और डेस्टिनी जैसी अमूर्त शक्तियों ने जगह ली है। इनका असली नियंत्रक कौन है ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ऐसे है जैसे समरलोक में स्वर्गप्रिय नायक थे। इन्हें ध्रुवलोक की चेतना चुनती है। इनके भाग्य में इस लोक की रक्षा करना होता है। इसके लिए कोई भी मार्ग इस्तेमाल करने के लिए ध्रुवलोक की चेतना उन्हें प्रवृत्त करती है। डेस्टिनी विलन वो लोग होते हैं जिनका जन्म इन चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के रास्तों में रुकावट बनना और अंत में उन्हें ताकतवर बनने में मदद करना। इस ध्रुवलोक की चेतना सबसे अधिक सक्रिय है। शौर्य ने ये सारी जानकारी अच्छे से पढ़ ली, फिर अपने माथे पर उंगलियों से रगड़ते हुए मन ही मन कुछ सोचा और अपने कमरे में रखे बेड के ऊपर लेट गया। बाहर शीला और आरव जुनेजा परेशान होकर घर में इधर उधर घूम रहे थे। वह किसी का इंतजार कर रहे थे। जब शौर्य ने बताया कि शौर्य उसके शरीर की जांच करना चाहता है तो अरुण ने तुरंत अपने एक करीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया था। आरव अपनी पहले की गई गलतियों को सुधार तो नहीं सकता था, पर अपने बेटे के लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद जुनेजा मैंशन के बाहर एक काले रंग की गाड़ी आकर रुक गई। इस दुनिया में इन अजीब दिखने वाले गाड़ियों को उनके अलग अलग नाम से जाना जाता था, पर फिलहाल सवेरे के पास इसकी तो जानकारी नहीं थी। इस काली गाड़ी से एक मध्यम आयु का आदमी उतरा। उसकी आंखों पर मोटा चश्मा था और सूट के ऊपर उसने बाद सफ़ेद लब कोट पहना था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वह 4 या 5 दिन से नहाया नहीं हो। उसके घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर दाढ़ी अनियंत्रित तरीके से बड़ी थी। चलते वक्त उसकी उंगलियां बार बार हिल रही थी और वह अपने होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। जब वह घर के अंदर आया तो उसने सामने आरव को देखा और अचानक उसकी नथुनें हिल गई। उसने बाकी अन्य सवाल पूछने के बजाय सीधा आरव से पूछा, भाई आरव, यहाँ खून की इतनी गंध क्यों आ रही है? क्या तुमने मेरे लिए कोई बकरा काटा है? उसके सवाल पर आरव की आंखें बगल में हो गई। आरव ने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ देर पहले हमारा एक नौकर घायल हो गया और उसे बहुत चोट लगी है। इसी वजह से कमरे में खून की गंध फैल गई होगी। वैसे मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से बुलाया है। ये सुनकर उसे डॉक्टर ने अपने चश्मे को ठीक किया और शीला को देखकर सर हिलाकर उसने नमस्कार किया और आरव के साथ सोफे पर बैठ गया। आरव थोड़ा हिचकिचाते हुए कुछ दूरी बनाकर उस डॉक्टर के पास बैठ गया। बैठते ही आरव ने बोलना शुरू कर दिया, भाई मकरंद, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे बेटे के साथ कुछ अजीब हुआ है। ये सुनकर मकरंद हंसते हुए बोला, अरे सुबह तो मैं सुनक से मिला था, तब तो वह अच्छा खासा ठीक रहा लग रहा था। इस पर अचानक आरव को थोड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, अरे मकरंद, उसे लावारिस की बात क्यों कर रहे हो? वह मेरा असली बेटा नहीं है, उसे तो बस मैंने गोद लिया है। असल में मेरे असली बेटे शौर्य के साथ कुछ अजीब हुआ है। आरव का सुनक के प्रति ऐसा रवैया देखकर मकरंद भी थोड़ा चौंक गया। पर जब असली बेटे शौर्य की बात हुई तो मकरंद गंभीर होते हुए बोला, ओह, तो तुम्हारा मतलब है मास्टर शौर्य के साथ कुछ अजीब हुआ है? उसके जैसे चंचल लड़की के साथ ऐसे कैसे कुछ अजीब हो सकता है? पूरा शहर उसके बदमाशी के चर्चे करता है। हर तरफ लोग उसे अयाश आवारा कहते हैं।
अब यह मत कहना कि उसने किसी लड़की को पहले ही माँ बना दिया है और तुम मुझे यहाँ उसे लड़की को समझाने के लिए बुलाए हो। इस पर आरव की मुठ्ठियां भींच गई और दांत पीसते हुए कहा, तुमने आज तक जो भी शौर्य के बारे में सुना था वह सब सरासर झूठ था। ये सब किया कराया सुनक का था। उसे सुनक ने शौर्य के बारे में ये सारी बातें शहर में फैलाई थी। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुन। उसके बाद आरव ने मकरंद को पूरा वाकया अच्छी तरह से सुनाया जैसा कि शौर्य ने उसे बताया था। जब आरव की बात खत्म हुई तो मकरंद ने अपने जेब से रुमाल निकाला और माथे पर उभर आए पसीने को पोंछा। अपने चश्मे को आंखों पर ठीक से लगाने के बाद मकरंद गंभीर होते हुए बोला, मैंने आज तक को टूटने के बाद किसी को दोबारा कल्टीवेट करते हुए नहीं देखा। ऊपर से तुम जिस उसका के बारे में बता रहे हो वह कैसी थी और किस जगह से आई थी, इसकी जानकारी होने के बाद ही मैं तुम्हारे बेटे की असली जांच रिपोर्ट बता सकता हूँ। फिर भी हम पहले उसके शरीर को जानते हैं। अगर कुछ अजीब पता चलता है तो हम तुम्हारे बेटे को सरकारी एजेंसी में भेजकर अच्छे से जांच करेंगे। उसके बाद मकरंद ने अपने स्टोरेज डिवाइस को एक्टिवेट किया। उसके अंदर से कई सारे जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान वहां प्रकट हो गए। उन्हें ठीक से लगाने के बाद मकरंद ने आरव से शौर्य को लाने के लिए कहा। शीला और आरव तुरंत शौर्य के कमरे के बाहर आ गए। उन्होंने हल्के से दरवाजे को नॉक किया, फिर धीरे से दरवाजा धकेलकर अंदर आ गए। इस वक्त शौर्य बेड पर घोड़े बेचकर सोया हुआ था। वहीं शेरा टीवी जैसे डिवाइस पर कुछ देखने में मगन था। आरव ने अपना गला साफ किया और कहा, शौर्य, मैं तुम्हारे मकरंद अंकल को तुम्हारे शरीर की जांच करने के लिए बुलाया है। वह अपने साजो सामान के साथ नीचे आए हुए हैं। आरव की आवाज कान पर पड़ते ही शौर्य की आंखें खुल गई। शौर्य ने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया। जब शौर्य ने उठकर देखा कि शेरा क्या देख रहा है, उसने कसकर एक थप्पड़ शेरा के सिर पर दे मारा। यह नज़ारा देखकर शीला और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक एम्परर रेल्म के जानवर को ऐसे मारना यानी अपनी मौत को दावत देने जैसा था। और शौर्य ने इस बात की बिना चिंता किए उसके सिर पर थप्पड़ मारा है। पर तभी शेरा गुस्से से पीछे मुड़ा और भौंकते हुए शौर्य पर गुर्राया। शौर्य ने गंभीर आवाज में कहा, अगर एक और आवाज तेरे मुंह से निकली तो मैं तेरा सारा राशन पानी बंद कर दूंगा। बस और क्या। शेरा ने अपनी दुम दबाए और चुपचाप कोने में बैठ गया। उसके बाद शौर्य उठकर खड़ा हुआ और बिना आप और शीला से कुछ कहे सीधा दरवाजे से नीचे की ओर चला गया। जाते वक्त आरव और शीला ने शेरा को सर झुकाकर इज्जत से प्रणाम किया और वहां से चले गए। शेरा ने ये देखा तो हंसते हुए बोला, देखा अपन की कितनी इज्जत है। साला, उसे मेरी कीमत अभी पता नहीं है, जलता है मुझे से। ऐसा कहकर वह वापस बेड पर लेट गया और प्रोजेक्टर पर वही वीडियो देखने लगा। नीचे आकर शौर्य ने मकरंद को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसे मकरंद पृथ्वी पर बनी एक फिल्म के किरदार की तरह लगा। उसे किरदार का नाम वायरस था। मकरंद ने शौर्य को देखा और चौड़ी मुस्कान दी। इस वजह से उसके पीले हरे दांत शौर्य को दिखाई दिए, जिसे देखकर शौर्य को अचानक उल्टी करने जैसे हुआ। सावरेन अपने मन में उठ रही घिन को दबाया और एक नौकरानी से कहकर अपने लिए मास्क मंगवाया। अपने चेहरे पर मास्क लगाकर शौर्य मकरंद के सामने आकर खड़ा हो गया। मकरंद छोटे बच्चों की तरह जिसे कोई खिलौना मिलने के बाद खुश होता है, ऐसा बर्ताव करते हुए शौर्य के शरीर को हाथों से छूकर देखने लगा। मास्टर शौर्य, तुम्हें देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक उसका के टकराने के बाद भी तुम्हारा शरीर एकदम तंदुरुस्त और ठीक लग रहा है। मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट लेना चाहूंगा, बस अंत तक मुझे कोऑपरेट करना। ऐसा कहकर मकरंद ने अपना लैपटॉप जैसा दिखने वाला डिवाइस शुरू कर दिया और कई छोटी छोटी केबल और सुइयां उसने शौर्य के शरीर में चुभो दी। उसके बाद उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर अजीब सी जानकारी दिखाई देने लगी। कुछ देर तक स्क्रीन पर कई सारे ग्राफ ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दिए और अंत में जांच सक्सेसफुल होने की सूची सुनाई दी। टेस्ट पूरी हो जाने के बाद मकरंद ने अपने प्रिंटर से प्रिंट निकाली और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे जैसे मकरंद पढ़ते जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। आखिरी की 2 लाइन पढ़ने के बाद मकरंद अपनी जगह पर लगभग 6 से 7 फीट हवा में उछल गया। उसने चिल्लाते हुए आरव को देखा और बोला, आरव मेरे भाई, तुझे तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। तेरे बेटे में उसे उसका के सामने के बाद एक खास शरीर जागृत हो चुका है। Bro, you will not believe this but trust me, your child has awakened supreme physics which is on par with any other cultivator। भाई, तू दुनिया का सबसे लकी बाप है। शौर्य के खास शरीर जागने की वजह से आरव भी खुश था, पर एक लकी बाप होना उसके नसीब में दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सिर्फ झूठी मुस्कान दिखाए और हाँ में सिर हिलाकर शीला की बगल में बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्के से दबाते हुए सोच में पड़ गया। इधर शौर्य ने अपने शरीर को निहारा और मकरंद से बोल, अंकल मकरंद, मैं ये तो जान चुका हूँ कि मेरे पास सुप्रीम फिजिक है, पर क्या मैं अपना कल्टीवेशन वापस पा सकूंगा? और मेरी याददाश्त का क्या? इस सवाल पर मकान के चेहरे की सारी हंसी गायब हो गई और उसने थोड़ा निराश होते हुए कहा, तुम्हारा ये शरीर किसी भी हाल में एटमॉस्फेयर से ईदा को कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ईदा को बनाने के लिए लगने वाली खास फिजिकल कंडीशन तुम्हारे शरीर में अब मौजूद नहीं है।
तुम्हें अपने कल्टीवेशन को वापस प्राप्त करने के लिए शायद अपने फिजिकल शरीर पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। भविष्य में तुम किसी भी तरह के एलिमेंट अटैक्स और स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। पर मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी तुम्हें मार्शल आर्ट्स में हरा नहीं सकता। ये सुनकर शौर्य पहले तो निराश हुआ, लेकिन आखिरी वाक्य से उसके चेहरे पर चमक वापस आ गई। क्योंकि वो भले एलिमेंटल पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर अगर वो अपनी युद्ध कला या कहे मार्शल आर्ट्स का उपयोग करे तो वो किसी को भी हरा सकता था। बस शर्त ये थी कि सामने वाला शौर्य से मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। डॉक्टर मकरंद की बात सुनकर आरव और शिला का चेहरा उतर गया। वो दोनों भी अच्छे से समझ सकते थे कि उनके बेटे ने सिर्फ कल्टीवेशन नहीं बल्कि बहुत कुछ खोया है। शिला और आरव शौर्य को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए सोचने लगे। इधर जुनेजा मैंशन के पिछले गुप्त हिस्से में आज सिर्फ लाशों को दफनाने का काम चालू था। सभी उपस्थित नौकर युद्ध स्तर पर इन लाशों को दफनाने में लगे थे। वहीं पर वह समझदार नौकर अपने चश्मे को ठीक करके इन लाशों को निहार रहा था। जब सुनक की लाश उसके सामने लाई गई तो उसने उसके पास आकर उस लाश की अच्छे से निहारा और हंसते हुए उसने उसके सिर पर हाथ रखा और सुनहरे रंग की ऊर्जा का कण सोख लिया। उस नौकर ने इतना किया और अजीब हंसी हंसने के बाद वहां से गायब हो गया। उस नौकर के अचानक सबके सामने गायब होने से बाकी नौकर एकदम से डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी एक बुजुर्ग नौकर ने सभी को शांत किया और बोला, पहले सभी लाशों को ठिकाने लगा दो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बड़े मालिक अगली बार हमारी लाशों को इनकी बगल में दफना देंगे। उसकी बात सुनकर सारे नौकरों ने बिना देरी किए उन लाशों को गाड़ दिया और वहां से जल्द वापस मैंशन में आ गए। शौर्य इस वक्त थोड़ा खुश और थोड़ा परेशान लग रहा था। शौर्य को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने इस पवित्र स्वर्गीय शरीर का उपयोग करके कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वो कौ के लिए नया ऑप्शन ढूंढने के बारे में सोचने लगा। शौर्य को ऐसे परेशान देखकर शिला को लगा कि शौर्य हताश और निराश हो गया है। उसने उसे समझाते हुए कहा, शौर्य तुम कल्टीवेशन की चिंता मत करो। तुम इस जुनेजा खानदान के इकलौते वारिस हो। भले तुम ईदर शक्ति में इतने निपुण ना हो, पर मुझे पूरा विश्वास कि तुम इस बात से हताश नहीं होगे। आरव ने भी शौर्य को बहलाते हुए कहा, नो वरीज शौर्य, मैं आपके लिए आपकी गुरु से जरूर बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारे लिए इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ निकालेगी। शौर्य ने जब ये सुना तो अपनी ओर उंगली करके बोला, क्या मेरा कोई गुरु भी है? इस सवाल पर शिला ने थोड़ी सी झिझक दिखाए और कहा, तुम्हारी गुरु तो है, मगर पता नहीं सुनक की वजह से उनके साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से तुम दोनों उनके पास कल्टीवेशन की शिक्षा ले रहे थे। आखिरी बार तुम यहाँ आए तब मैंने सुनक से बस ये सुना था कि वो तुमसे बहुत अधिक गुस्सा है, पर उसने मुझे बहलाते हुए इसका कारण नहीं बताया था। मैं आशा करती हूँ कि वहाँ कोई बड़ी समस्या सुनक ने नहीं बनाई हो। ऐसा कहते वक्त शिला का मुंह बहुत ही अधिक आत्मग्लानि से भरा हुआ था। असली शौर्य ने कई बार गुरुकुल से फोन लगाकर अपनी मां को कुछ बातें कहने की कोशिश की थी, पर हर बार वो उसे डांट डपट कर उसे चुप करा देती थी। इसलिए अब उन्हें शौर्य और उसकी गुरु के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शौर्य ने एक गहरी सांस भरी और थोड़ी तंज भरी आवाज में बोला, लो, आपकी उस लावारिस औलाद ने वहां भी मेरा जीना हराम करके रखा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे आप दोनों को ही पहले पीटने की इच्छा हो रही है। पर खैर, आप दोनों मेरे माँ बाप हो, इसीलिए अभी छोड़ दे रहा हूँ। और रही बात उससे मदद मांगने की, तो हम उसके बारे में कल बात करेंगे। मुझे पहले अपनी बाकी पुरानी यादों को समझना है। ऐसा कहकर शौर्य अपने कमरे में चला गया। अंदर जाते ही शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम, ऑनलाइन जाने का कोई रास्ता है क्या? क्या करने वाले हैं शौर्य ऑनलाइन जाकर? क्या यहाँ सिस्टम इस इंटरनेट को हैक कर पाएगी? कैसे शौर्य पुराने शौर्य को जान पाएगा? इथरनेट ऑनलाइन। क्रुआई सिटी से काफी दूर पहाड़ी इलाके में कई ऊंचे ऊंचे मीनार बने हुए थे। उनके बीच गर्द झाड़ियां हर तरफ फैली थी। इन झाड़ियों में कई छोटी बड़ी इमारतें और छोटे छोटे आवास बने हुए थे। यहाँ हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तामहन के गुलाबी रंग के फूल इस वक्त अपनी गुलाबी चमक पूरी पहाड़ पर फैला रहे थे। पतझड़ की वजह से नए नए छोटे छोटे हरे और भूरे पत्ते पेड़ों पर दिखाई दे रहे थे। इन वनस्पतियों की खास बात यह थी कि ये अपने अंदर से ईद ऊर्जा और ऑक्सीजन एक साथ उत्सर्जित कर रही थी। इस वजह से यहाँ की जलवायु मन की ठंडक पहुँचने वाली थी। इसी घनी गर्द झाड़ियों के बीच एक चोटखानी महल नुमा इमारत थी। ये इमारत किसी राजमहल से कम नहीं थी। इसकी दीवारें कीमती ईद से बने पत्थरों की बनी थी। इसी इमारत के अंदर एक ऊंची जगह थी जहां सिंहासन बना था। उसके सामने रेड कार्पेट बिछी हुई थी जिसके ऊपर कई मध्यम आयु के पुरुष और स्त्रियां खड़ी थी। वहीं सिंहासन पर इस वक्त एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी हुई थी, जिसके हल्के गुलाबी रंग के बाल उसके कंधे पर किसी नहीं की तरह लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर बेहद सख्त और ठंडे भाव थे, बजाय इसके वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। इसकी तीखी आंखें किसी शेरनी की तरह लग रही थी। उसके लाल ओंठ किसी खून पीकर बैठी हुई चुड़ैल की तरह लग रहे थे, पर वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी।
ऊपर से उसने पहनी हुई साड़ी जिसका रंग हल्का गुलाबी था, जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लग रहा था। इस वक्त उसके सामने एक नौजवान लड़का घुटनों पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई खबर बाहर से लाई थी। माय लॉर्ड, हमें खबर मिली है कि शौर्य जीवित है, पर आज दोपहर को शौर्य के भाई सुनक का लाइफ लैम्प बुझ गया है। उसे लड़के की इतनी बात सुनते ही कुछ खूबसूरत महिला की भौहें सिकुड़ गई। उसने अपनी मुट्ठियों को हल्के से भींचा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, जल्द से जल्द जुनेजा मेंशन चलने की तैयारी करो। मैं खुद आरव जुनेजा से इस घटना के बारे में जानकारी लेना चाहूंगी। तभी एक मध्यम आयु का आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मगर माय लॉर्ड, जो शौर्य ने किया है उसके लिए आप क्या करने वाली है? मुझे अभी भी आशा है कि आप इसके लिए मुझे सही उत्तर दिलाकर रहेंगी। ये सुनकर उस औरत की भौहें सिकुड़ गई। उसने थोड़े गुस्से से कहा, मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। और रही बात उस लड़की को न्याय दिलाने की, तो विश्वास करो कि जैसी ही शौर्य यहाँ वापस आएगा उससे हर उस सवाल का जवाब लिया जाएगा। इतना कहकर वह औरत सीधा उस दरबार से बाहर निकल आई। ये औरत थी शौर्य की गुरु और श्यामिक सेक्ट की प्रमुख साइना पेंडारी। शौर्य जब 6 साल का था तभी से इसने उसे अपना शिष्य चुना था। तब से शौर्य उसके संरक्षण में अब तक कल्टिवेशन का ज्ञान ले रहा था। पर पिछले 2 सालों से शौर्य के लगातार बिगड़ते परफॉर्मेंस ने उसे नाराज कर दिया था। ऊपर से दिन शौर्य की शिकायतों ने अब उसका शौर्य के ऊपर से भरोसा उड़ा दिया था। दूसरी ओर हेवनली कॉर्ट नाम के सेक्ट के अंदर इस वक्त अलग ही हलचल मची हुई थी। मायरा यानी वह लड़की जिसने शौर्य को यहाँ आते ही अपना बना लिया था, इस वक्त अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर फेरे मार रही थी। एक सेक्ट की पीक लॉर्ड होने के नाते उसके अधिकार सेक्ट के अंदर सेक्ट लीडर के बराबर ही थे। वो इस वक्त बार बार शौर्य के हैंडसम चेहरे को याद कर रही थी और मन ही मन ब्लश किए जा रही थी। उसके गोरे गाल इस वक्त लाल हो चुके थे। अगर कोई शिष्य या सेवक उसे ऐसी अवस्था में देख लेता तो वो हैरान परेशान हो जाता। इतनी उसकी खूबसूरती आज खिलकर निखर रही थी। ऊपर से ये उसके एकदम अलग थलग रहने वाले व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। इन सभी बातों से अनजान शौर्य आराम से अपने कमरे में लेटकर अपने अगले काम की तैयारी कर रहा था। यहाँ आते ही उसने सिस्टम से यहाँ की ऑनलाइन दुनिया से कनेक्ट होने की मांग की थी। सिस्टम में ये सुना तो थोड़ा सोचकर कहा, होस्ट, यहाँ का इंटरनेट इथरनेट कहलाता है। ये यहाँ के सौरमंडल से कनेक्टेड है। मैंने इसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी, पर कोई जीवित चेतना मुझे इस पर नियंत्रण पाने से रोक रही है। मैं इसीलिए फिलहाल हिरण्य के अंतरिम इथरनेट से कनेक्ट हो पा रही हूँ। फिर भी फिलहाल के लिए ये आपके लिए काफ़ी है। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य थोड़ा गंभीर हुआ और उठकर बैठ गया। फिर उसने सिस्टम से कहा, ठीक है, फिर हम एटलीस्ट यहाँ की जानकारी तो आसानी से देख और बदल सकते हैं ना? जो होस्ट, एटलीस्ट मैं इतना तो कर ही दूंगी। बोलो, आप यहाँ क्या बदलना चाहते हो? सिस्टम ने सहमति में जवाब दिया। इस पर शौर्य ने कुछ सोचा और बोला, पहली बात तो मुझे इस मई पहचान को स्वीकार करना है। उसके बाद मुझे कोई ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक खोजनी है जो मेरे इस शरीर को कल्टीवेट करने में मदद करे। इस पर सिस्टम कुछ देर शांत हो गई और बोली, होस्ट, जब ब्रह्मदेवा आपको यहाँ के साधना तंत्र के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने एक तंत्र का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि आप अपनी पेशीय स्तर पर ऊर्जा को एकत्रित करके उसे साध सकते हैं। अगर आप इस संकल्पना को यहाँ ट्राई करते हैं तो पता नहीं आप इसमें सफल हो जाओ। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक उठी। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसके ध्यान में जाते ही उसने वातावरण में स्थित ईदा को महसूस करना शुरू कर दिया, पर लाख कोशिशों के बावजूद वो ईदा को महसूस नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था मानो ये ईदा ऊर्जा उसके शरीर को रिजेक्ट कर रही हो। शौर्य ने खुद को ध्यान से बाहर लाया और सिस्टम से बोला, सिस्टम, लगता है ये तरीका सफल नहीं हो सकता। इसमें कुछ तो कमी है। मुझे लगता है तुम यहाँ के इंटरनेट पर थोड़ी खोजबीन करो और पता लगाओ कि इस संकल्पना के आधार पर इससे पहले किसी ने कल्टीवेशन करने की कोशिश की भी है या नहीं। शौर्य का आदेश मिलते ही सिस्टम तुरंत अपने काम पर लग गई। शौर्य उसके बाद अपने कमरे में ऐसे ही पड़ा रहा। बाहर अब रात होने को आई थी। शिला और आरव भी अपने कमरे में बैठकर बस चेहरे लटकाए बैठे थे और दिन भर घाटी घटनाओं के बारे में बार बार सोचे जा रहे थे। शौर्य का बदला अंदाज और उसके बातों से छलक रहा गुस्सा, सुनक की बेईमानी, सेक्रेटरी की चाल और यहाँ मौजूद नौकरों द्वारा शौर्य पर आरोप लगाना और उसके उत्तर में शौर्य का उन सबको बेरहमी से मार देना। शौर्य का ये वहशी रूप उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि उनकी नज़र में शौर्य ने आज तक कभी भी उनको सिर उठाकर जवाब नहीं दिया था। हर पल वो उन दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, पर आज तो उसने उन्हें पानी तक नहीं पूछा। रात के 9 बजे के आसपास एक नौकर शिला और आरव के कमरे के बाहर आकर उन्हें खाने के लिए नीचे आने के लिए बोलकर चला गया। उसके बाद उस नौकर ने शौर्य को भी खाने के लिए नीचे बुलाया। जब शौर्य और शेरा नीचे आए तो सभी की नज़रें उन पर टिकी हुई थी। इस वक्त टेबल पर हर तरह के पदार्थ बने थे, पर इनकी एक खास बात थी कि वो सारे के सारे मांसाहारी थे। शेरा तुरंत जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ गया और भूखे शेर की तरह खाने को चबाकर खाने लगा।
वहीं जब शौर्य ने खाने को देखा तो उसने नौकर की ओर देखा और ऊंची मगर आधिकारिक आवाज में कहा, आज के बाद इस घर में कोई भी मांसाहारी खाना नहीं बनेगा। शेरा के लिए सिर्फ कुछ मांस पकाया जाएगा, बाकी लोग आज से सिर्फ फल और सब्जियां ही खाएंगे। उसका आदेश नौकरों के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं था। उनका ये मास्टर शौर्य अब बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। नौकरों ने शौर्य के आदेश को सुना तो एक नज़र शिला और आरव को देखा, जो चुपचाप आंखें झुकाए टेबल पर बैठे थे, मगर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस वक्त दोनों को आज से 1.5 साल पहले घाटी घटना याद आ रही थी। शौर्य ने एक चिकन सूप बनाया था और उसे उसने खास शिला और आरव के लिए लाया था, मगर सुनक ने उसे गलती से अपने ऊपर गिरा लिया। मगर शीला और आरव ने उस खौलते गर्म सूप को शौर्य के ऊपर फेंक दिया और उसे उसके बाद कभी भी टेबल पर बैठकर खाने से मना कर दिया। शीला को लग रहा था कि शौर्य ने आज ये कहकर उसी बात का बदला ले लिया है, पर उसे क्या पता कि ये शौर्य मांसाहार नहीं करता। नौकरों ने सारे मांसाहारी खाने को टेबल से हटा दिया और कुछ ही देर में हरी सब्जियों का साग लाकर टेबल पर रख दिया। शौर्य ने खाने को बड़े ही चाव के साथ खाना जारी रखा, मगर आरव और शीला के गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। दोनों ने जैसे तैसे कुछ निवाले तोड़े और भरी आंखों से खाना खत्म करके वहां से चले गए। तभी शेरा हड्डी चबाते हुए बोला, भाई उनकी हालत पर अपन को दया आ रही है। एक काम करते हैं, इन्हें उस वीडियो में दिखाया था वैसा वाला टॉर्चर एक बार ही देते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं। ये सुनकर शौर्य का हाथ अचानक रुक गया। उसने शेरा को ऊपर से नीचे देखा और कसकर लात मारते हुए बोला, अगर तुमने ऐसी बकवास आइडिया मेरे दिमाग में डालने की कोशिश की तो यकीन कर कि मैं तेरा सूप बनाकर उन दोनों को खिला दूंगा। उन्हें इतनी आसानी तू माफ कैसे कर सकता है? भूल मत, इन्होंने असली शौर्य को मार दिया है। मैं भैरव हूँ, कोई आम देवता नहीं। मैं भी उन्हें उस हर पीड़ा को 10 गुना ज्यादा सहन करने का मौका दूंगा। ऐसा कहकर शौर्य खुद ही हंसने लगा। शेरा लचकते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुम भैरव नहीं हो अब। इस वक्त तुम एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैंने वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा था, बस काम को जल्दी खत्म करने के लिए मैंने बताया था। इस पर शौर्य ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, नहीं मेरी लाले की जान, इन्हें मैं इतनी आसान मौत तो नहीं दूंगा। अगर इन्हें अपनी मौत से बचना है तो इन्हें उसके बराबर की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर शौर्य ने आगे कुछ ज्यादा कहना सही नहीं समझा और सीधा अपने कमरे में चला गया। तभी उसे याद आया कि उसके पास अपना फोन तो है ही नहीं। उसने सीधा आरव के कमरे के बाहर आकर दरवाजा बजाया और बोला, मुझे एक नया फोन और कुछ पैसे चाहिए। मुझे आशा है कि कल सुबह तक मेरे पास मैंने जो मांगा है वो मिल जाएगा। शौर्य ने उनसे इस वक्त बात तो की, मगर वो भी सिर्फ कुछ मांगने के लिए। इसमें कोई प्रेम या इज्जत नहीं थी। उसने बस उन्हें ऑर्डर दिया था और उन्हें इसे फॉलो करना था। इस वक्त आरव और शीला के लिए ये चीज़ भी बहुत बड़ी थी। उन्होंने दोनों ने मिलकर करोड़ों रुपए एक साथ शौर्य के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और एक नया बैंक कार्ड बनवाकर उसे एक फ़ोन के साथ उसके कमरे में भेज दिया। ये सब आरव ने कुछ ही मिनटों में कर दिया था। उसके लिए ये करना हाथ के मेल बराबर था। शौर्य को जब रात 10 बजे अपने हाथ में फ़ोन और पैसों से भरा कार्ड मिला तो वो बेहद खुश हो गया। उसने शेरा से कहा, यार शेरा, कहीं भी जाऊं मगर कभी मुझे पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। वाह, लाइफ हो तो ऐसी। उसके बाद शौर्य और शेरा ने रात भर बैठकर मोबाइल को चलाना और उसे अच्छे से समझना सीख लिया था। भोर के समय दोनों की आंख लग गई और वो दूसरे दिन दोपहर तक सोते रहे। इस दौरान आरव और शीला कई बार उनके दरवाजे पर आकर वापस गए थे। उन्होंने रातों रात सुनक और सेक्रेटरी के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे। उन्हें अपने परिवार से भी गायब कर दिया था। साथ ही आज सुबह सुबह आरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शौर्य को अपना असली वारिस डिक्लेयर कर दिया था। साथ ही उसने ऑफिशियल तरीके से सुनक को अपने परिवार से बेदखल कर दिया था। उनका ये डिसीजन किसी भुजाल की तरह उनकी कंपनी आ गिरा, क्योंकि अब तक लगभग 80% से अधिक बोर्ड मेंबर्स सुनक के पक्ष में आ चुके थे। पर अचानक आरव के इस फैसले से सुनक सीधा स्पर्धा से बाहर हो चुका था और उनका वारिस शौर्य बन चुका था। इस वाक्य से बोर्ड मेंबर्स का पूरा मूड खराब हो गया रहा। जब शीला और आरव प्रेस कॉन्फ्रेंस लौटे तो एक बोर्ड मेंबर से रहा नहीं गया और झल्लाते हुए बोला, आरव जुनेजा और शीला जुनेजा, तुमने जो ये हरकत की है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस कंपनी को चलाने के लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को इसका वारिस होना चाहिए, मगर तुम्हारा वो अयाश बेटा अभी भी किसी की बाहों में लेटा होगा। उसकी बात सुनकर आरव के और शीला के कान खुल गए। पूरी कंपनी का शौर्य के प्रति व्यवहार काफी घिन भरा था। वो अच्छे से जानते थे कि इसका जिम्मेदार भी सुनक ही हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में सुनक ने उनके साथ कंपनी के अंदर आकर अपनी मीठी बातों और कूटनीतिक तरीकों से अपने वश में कर लिया था। उन्हें अभी भी लग रहा था कि आरव का सुनक को बेदखल करने का फैसला गुस्से भरा होगा और वो उनके दबाव को मान जाएगा। पर उन्हें क्या पता, वो जिस सुनक के वापस आने की आशा लेकर बैठे थे वो तो कब का ऊपर गया है। जब आरव ने उसकी बात सुनी तो थोड़ा गंभीर होकर कहा, तो आपका कहना है कि मैं अपने बेटे की जगह किसी गंदी नाली के खून को अपना वारिस बनाऊं?
क्या आप चाहते हैं कि मैं उस लालची, दो मुंह वाले सुनक को ये सीख दे दूं? क्या आप होश में तो है? क्या आपको पता है मेरे बेटे के बारे में जो आप लोग बातें करते हो उन्हें आप लोगों के बीच किसने फैलाया है? कभी इस बारे में सोचा है? आरव के सवाल पर सभी बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बोर्ड मेंबर उठकर बोला, इन्हें फैलाने की क्या जरूरत है? हमने अपनी आंखों से मास्टर शौर्य को अय्याशी करते हुए देखा है। मैंने तो उसे कई बार नाइट क्लब्स में आते जाते देखा है। ये सुनकर शिला ने टेबल पर हाथ दे मारा और उसकी ताकत से पूरा टेबल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। शिला ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरे बेटे को नाइट क्लब्स में आते जाते देखा है, पर क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो वहां क्या कर रहा है? इस पर उस बोर्ड मेंबर ने तपाक से कहा, मुझे मास्टर सुनक ने बताया था कि वो वहां मजे करने जाता है। उसने इतना कहा और अचानक चुप हो गया। तब शिला खुद पर ही हंसते हुए बोली, तो तुम्हें ये सुनक ने बताया और मान लिया और मेरे बेटे को चरित्रहीन करार दे दिया। तुम्हें पता है मेरा बेटा वहां पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता था। पिछले 2 सालों से मैंने और ना ही मेरे पति ने 1 रुपया भी खर्चने के लिए नहीं दिया है। अब बताओ, अगर वो अपना पेट पालने के लिए नाइट क्लब में वेटर की नौकरी करता है तो क्या गलत किया था उसने? शिला के सवाल पर अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। किसी के भी मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सभी बोर्ड मेंबर्स का मुंह बंद करने के बाद शीला और आरव घर की ओर रवाना हो गए। जाते वक्त शिला दिग्भरी आवाज में बोली, मुझे लगता है हमें शौर्य को खुद से दूर भेजना चाहिए जब तक उसके बारे में लोगों का मत नहीं बदल जाता, क्योंकि अगर वो यहीं रहता है तो पता नहीं कितने लोग उसका शिकार हो जाएंगे। ऐसा कहकर शिला सुबककर आरव के कंधों पर सिर रखकर रोने लगी। क्या होगा शिला का अगला फैसला? क्या सायना पिंडारी शौर्य के घर उसके जाने से पहले आ जाएगी? क्या है मायरा की अगली चाल?